हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जारिफ। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लोटिंग टेक्निक्स पार्ट नंबर 2। और आज की इस क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम खत्म करेंगे। सो आप सब बताएंगे कैसे हैं और तैयारी कैसी चल रही है, और क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मोहन, किरण, कोमल, गुंजन, तमली, शालू। जी मैं बढ़िया हूँ, आप सब बताएंगे कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे हैं और तैयारी कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग निधा। बढ़िया है, सभी क्लियर है? ओके, चलिए जी, तो शुरू किया जाए टॉपिक आज का। तुम भी अच्छे हो, बढ़िया है। शुरू किया जाए टॉपिक। चलो फिर, तैयार हो? आज इस टॉपिक को कंप्लीट करके पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे आज ही। अच्छा बताओ, पीसीआर का टेस्ट किस किसने दिया है? पीसीआर का टेस्ट किस किसने दिया है? कौन है यहाँ जो अप टू डेट है, जो मेरे साथ साथ चल रहा है कोई ऐसा? या मैं आगे भाग रही हूँ, आप लोग पीछे रह गए हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मैं थोड़ा आगे चली गई हूँ, आप लोग पीछे रह गए हैं? ठीक है, मेधा ने दिया है, और बताएंगे? चलिए ठीक है, जिसने भी नहीं दिया है मैं बता देती हूँ, सुबह 9 बजे आपका पीसीआर का टेस्ट लाइव हो चुका था। आप जाकर के उस टेस्ट को दे सकते हैं, और जो भी डाउट रहता है वो क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो अभी के जो अपना लास्ट पेपर, जो लास्ट टेस्ट हुआ था सीक्वेंसिंग वाला, उसके 2 क्वेश्चन डाउट में है, और पीसीआर के भी आप डाल देंगे तो शाम की क्लास में मैं आपको दोनों टेस्ट के जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके। चलिए ठीक है। नहीं दिया? जिसने नहीं दिया है वो देंगे जल्दी ही। कल तक टाइम है, तीनों टेस्ट कंप्लीट कर लेना। ठीक है, मैं शाम को भी क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगी, कल ही लेके आऊंगी। आज का पूरा टाइम है आपके पास। तीनों टेस्ट, सीक्वेंसिंग, पीसीआर एंड अभी लेबलिंग वाला, 3 टेस्ट हैं आपके। दे लेना। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है मुझे आज शाम तक भेज देना, कल की क्लास में मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके। चलो कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। थोड़ा आगे पीछे चलती रहती हैं चीजें, मैं थोड़ा आगे हूँ, आप लोग थोड़ा पीछे हैं, मैं थोड़ा पीछे हूँ, आप लोग थोड़ा आगे हैं, चलता है। लेकिन ज्यादा डिस्टेंस मत कर लेना। चलो फिर शुरू किया जाए आज का टॉपिक, ब्लोटिंग टेक्निक। ये तो पढ़ लिया होगा, रिवाइज तो कर लिया होगा। हम्म। चलो ठीक है फिर, हेलीकॉप्टर आ गया है, सब बैठेंगे और चलती हूं मैं आपको एक सुनहरी सी दुनिया में लेकर के, जहां पर हम बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो देखो, कल मैंने आपको सदर्न ब्लोटिंग पढ़ा दिया था, नदर्न पढ़ा दिया था, वेस्टर्न पढ़ा दिया था, बाकी ईस्टर्न भी सारे बाकी सब सेम है। बस अब जरूरी है यहां से जो अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे पूछ लिए जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया है कि ब्लोटिंग क्या होता है। अब वो चाहे ईस्टर्न हो, चाहे नदर्न हो, चाहे सदर्न हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे फार ईस्टर्न हो, चाहे सदर्न और वेस्टर्न हो, वॉट सबके बारे में सेम टेक्निक है। वही जेल पर सेपरेट करो, मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लो, उसको फिक्स कर दो, प्रोबिंग कर लो और डिटेक्ट कर लो। डिटेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आपको एनालाइज करना आना चाहिए। देखो, जो भी क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगी आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ब्लोटिंग टेक्निक से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और मिलता भी है तो बहुत ही मतलब या तो 2 नंबर में मिल जाएगा या मिक्स करके मिलेगा। खासकर जो क्वेश्चन आते हैं आपके ब्लोटिंग टेक्निक से
वो मिक्स करके आते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक उठाया, उसमें ब्लोटिंग मिक्स कर दी है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यूनिट नंबर 4 को किसी एक टॉपिक को उठाया, ब्लोटिंग मिक्स किया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। यूनिट नंबर 2 को उठाया, ब्लोटिंग मिक्स कर दी, क्वेश्चन पूछ लिया। यूनिट नंबर 3 को उठाया, ब्लोटिंग मिक्स करी, क्वेश्चन पूछ दिया। खासकर यही 1, 2, 3, 4 ये 4 यूनिट ऐसी हैं जिनके कॉन्सेप्ट को मिलाकर के और यूनिट नंबर 13 के इस ब्लोटिंग को मिलाकर के क्वेश्चन आए हैं। हम देखेंगे अभी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट उठा करके मिक्स करके तब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसीलिए 13 करना जरूरी है और बाकी 1, 2, 3, 4 करना जरूरी होता है, क्योंकि ये सारे यूनिट लिंक में होकर के क्वेश्चन आते हैं। अब हालांकि पहले सेपरेट आते थे, लेकिन अभी ऐसे आने लगे हैं कि मिक्स करके आ रहे हैं। वो यही कॉन्सेप्ट है जो मिक्स करके आता है। तो चलिए फिर इस टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट वो पढ़ा देती हूँ, फिर क्वेश्चन ही डील करेंगे आज। ठीक है जी। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग रिमशा, जानवी। चलो शुरू कर रहे हैं। देखो, तो ये सब तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी थी। सबसे पहले सेपरेशन, फिर ट्रांसफर, फिक्सेशन करेंगे, प्रोबिंग करेंगे और उसको डिटेक्ट कर लेंगे। कोई भी टेक्निक हो, सब में ऐसा ही होगा, सब में ऐसे होगा। पहले हमने सेपरेशन किया, ब्लोटिंग किया, फिर उसको हमने प्रोबिंग किया और डिटेक्ट कर लिया। 4 स्टेप जरूरी है। डीएनए के लिए सदर्न, आरएनए के लिए नदर्न, प्रोटीन के लिए वेस्टर्न, पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड प्रोटीन के लिए ईस्टर्न ब्लोटिंग, सदर्न वेस्टर्न आपके डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के लिए, फार वेस्टर्न आपके प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए और फार ईस्टर्न आपके लिपिड्स के लिए। फिर हमने पढ़ा था वेस्टर्न ब्लोटिंग, लास्ट में हमने पढ़ी थी। वेस्टर्न ब्लोटिंग सदर्न और नदर्न से थोड़ी डिफरेंट थी, डिटेक्शन के मामले में भी और ब्लोटिंग के मामले में भी, इसलिए मैं एक बार फिर लेके आ गई हूँ। तो वेस्टर्न ब्लोटिंग में हम प्रोटीन को सबसे पहले एसडीएस पेज यूज करके सेपरेट कर लेंगे, फिर उसको ब्लोटिंग कराएंगे और फिर डिटेक्ट करेंगे एंटीबॉडीज की मदद से। कौन कौन सी मेम्ब्रेन को आप यूज कर सकते हैं? खासकर प्रोटीन के लिए नाइट्रोसेलुलोज और आपका पीवीडीएफ को यूज किया जाता है। खासकर जो नाइलोन वाली है वो आपके डीएनए आरएनए के लिए सुटेबल है, क्योंकि हमारा डीएनए आरएनए यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज होता है और हमारी मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज है। बट अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो नाइट्रोसेलुलोज और आपका पीवीडीएफ। प्रोटीन की बाइंडिंग इसकी मॉडरेट होती है, लेकिन इसकी हाई देखी जाती है। मतलब ये 80 से लेकर के 100 माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बाइंडिंग कर सकता है प्रोटीन के साथ, लेकिन इसकी कैपेसिटी 170 से लेकर के 200 तक होती है। हैंडलिंग की बात करें, इजी होती है, लेकिन ये थोड़ी फ्रेजाइल होती है। ये टफ है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन स्टिफ होती है। मतलब बहुत ही रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन पीवीडीएफ मानी जाती है। प्रोटीन का साइज जो बेस्ट होता है, अगर आपके प्रोटीन का साइज 100 से 150 किलो डाल्टन के बीच में है तो ये मेम्ब्रेन आपके लिए बेस्ट होगी। अगर ये साइज जो है 150 डाल्टन से ज्यादा है तो आपके लिए पीवीडीएफ गुड रहेगी। रिप्रोबिंग की बात करें तो यहाँ लिमिटेड होता है। मतलब आप अगर देखो, रिप्रोबिंग क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी भी आज। जैसे मान लीजिए आप मेम्ब्रेन है ये, इस मेम्ब्रेन पर प्रोबिंग हो गई है और ये होने के बाद सेपरेशन हो गया, आपने देख लिया, डिटेक्ट कर लिया, फिर आप उस प्रोब को हटा करके दूसरा प्रोब ऐड कर रहे हैं, इसे बोलते हैं रीप्रोबिंग। तो अगर नाइट्रोसेलुलोज को यूज कर रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड रीप्रोबिंग कर सकते हैं आप, लेकिन अगर पीवीडीएफ को यूज कर रहे हैं तो ये एक्सीलेंट है। मतलब इतनी फ्रेजाइल नहीं है, तो आप कई बार प्रोब डालिए, डिटेक्ट करिए, वॉश कर दीजिए, फिर प्रोब डालिए, डिटेक्ट करिए, वॉश कर दीजिए। तो ये इस चीज में बहुत अच्छी है, बार बार आप रीप्रोबिंग कर सकते हैं पीवीडीएफ के अंदर। तो इन दोनों को यूज करते हैं। इसके बाद हमने कहा था कि ब्लोटिंग के लिए थोड़ा अलग तरीका है। अलग कौन सा था? इलेक्ट्रो ट्रांसफर का था। मतलब यहाँ हम जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। एक कैसा ब्लोटिंग सेटअप बनता है जिसको सैंडविच बोलते हैं। मतलब कैथोड और एनोड के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में ढेर सारी चीजें होती हैं, जिसमें हमारा जेल और मेम्ब्रेन भी होती है। खासकर आप याद रखेंगे, जो आपकी मेम्ब्रेन है वो टूवर्ड्स द एनोड होनी चाहिए। अगर आप एनोड ऊपर लगा रहे हैं, मान लो ऊपर कहीं पर लिखा हुआ है,
तो आपकी मेम्ब्रेन ऊपर साइड रहेगी, अगर एनोड नीचे लगा है तो आपकी मेम्ब्रेन नीचे रहेगी। पता है कारण? क्योंकि अपने जो प्रोटीन है वो एनोड की साइड भागने वाले हैं, तो उसके रास्ते में मेम्ब्रेन आनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने मेम्ब्रेन ऊपर लगा दी है, यहाँ से फ्लो आएगा तो हमारे प्रोटीन नीचे आ जाएंगे, मेम्ब्रेन पर नहीं आ पाएंगे। तो याद रखेंगे जो अपना मेम्ब्रेन है वो जेल और एनोड के बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ हम प्रोटीन को एसडीएस से कोट करते हैं ताकि उसके पास नेगेटिवली चार्ज हो जाए, फिर वो एनोड की साइड मूव करेगी। जैसे वो मूव करती है जेल से एग्जिट करेगी और एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी मेम्ब्रेन पर बाय हाइड्रोफोबिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वंस बाउंड, जैसे ही एक बार बाउंड हो जाएगी, प्रोटीन रिमेन इमोबिलाइज्ड ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस। आगे देखो, ये हमने सेटअप देख लिया था पूरा, किस तरीके से बाइंडिंग होती है। आफ्टर दैट एक और बात मैंने यहाँ नहीं ऐड की है, ये बताने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमने प्रोटीन के लिए कैपिलरी एक्शन पर चीजें क्यों नहीं छोड़ी है। जैसे हमने डीएनए आरएनए के लिए किया था ना, कैपिलरी एक्शन से ही हम उसको मूव करा रही थी। प्रोटीन के केस में हमने ऐसा क्यों किया कि इलेक्ट्रिसिटी देकर के हम ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो देखो, व्हाई नॉट जस्ट पैसिव ट्रांसफर? डिफ्यूजन एलोन, पैसिव कैपिलरी जो ट्रांसफर है, इज टू स्लो फॉर द प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन को केवल कैपिलरी एक्शन के बिहाफ पर ब्लोटिंग करवाना चाहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। प्रोटीन बहुत स्लो मूव करेंगे अगर वो कैपिलरी एक्शन से मूव कर रहे हैं, मतलब कैपिलरी एक्शन से बहुत स्लो मूव करेंगे। प्रोटीन में डिफ्यूज अनइवनली एंड नॉट लीव द जेल कंप्लीटली। अब हमारा जो पॉलीएक्राइड अमाइड है उसके पोर का साइज बहुत छोटा है, हमने कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके पोर का साइज छोटा रखा है ताकि सेपरेशन अच्छे से हो जाए। अगर आप कैपिलरी एक्शन से उसको मूव करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अपने जो प्रोटीन है वो पूरे जेल को छोड़ करके मेम्ब्रेन पर आ जाएंगे। एक तो कैपिलरी एक्शन है, बहुत स्लो हमारा प्रोटीन मूव कर रहा है, ऊपर से इतना फोर्स भी नहीं लग रहा है कि वो पूरा जेल को छोड़ करके मेम्ब्रेन पर आ जाएगा। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स वहां देना पड़ता है ताकि प्रोटीन जो पोर है पेज के उनको पूरा छोड़ करके मेम्ब्रेन पर आ जाए। इसलिए हम प्रोटीन के केस में इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं ताकि एक बढ़िया फोर्स लगे उसके ऊपर मूव कराने के लिए। लार्ज प्रोटीन इन द पर्टिकुलर मूव वेरी स्लोली बाय डिफ्यूजन। तो अगर हमारे लार्ज प्रोटीन है तो उन्हें कैपिलरी एक्शन की मदद से मूव कराना एक बहुत ही स्लो स्टेप होगा और पक्का श्योर भी नहीं है कि पूरा प्रोटीन मेम्ब्रेन पर आ भी जाएगा या नहीं। इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं ताकि काम जल्दी हो जाए और पूरा प्रोटीन जेल को छोड़ करके मेम्ब्रेन पर स्टक हो जाए, ये कारण है। अब हमारे जो प्रोटीन है मूव करना शुरू कर दिया, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दी, हमारे प्रोटीन ने मूव करना शुरू कर दिया है, एनोड की साइड वो भागने लगे हैं, उसी बीच में आ गई है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन उस प्रोटीन को अपने ऊपर स्टक कर लेती है ताकि वो नीचे ना निकल जाए। तो कौन सा फोर्स है स्टक करने के लिए? सो प्रोटीन स्टॉप मूविंग बिकॉज दे बाइंड द मेम्ब्रेन इमीडिएटली अपॉन कॉन्टेक्ट। तो प्रोटीन मूव कर रहे हैं लेकिन जैसे वो मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं तो मेम्ब्रेन उन प्रोटीन से एक कनेक्शन बना लेती है और उनका मूवमेंट वहीं पर रुक जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके भी नीचे चले जाएंगे। अगर आप नाइलो जो एनसीएम है अपनी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो वहां पर मॉडरेट बाइंडिंग रहेगी, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि एनसीएम जो है ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें पोलर ग्रुप तो है लेकिन अनचार्ज है। ये क्या है, अपनी हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है नाइट्रोसेलुलोज में और पोलर पार्ट भी होता है लेकिन अनचार्ज होता है। तो हमारी मेम्ब्रेन का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है और हमारे प्रोटीन का जो इंटरनल हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो आपस में कनेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। इसके बाद अगर आप पीवीडीएफ को यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी बाय हाइड्रोफोबिक एंड कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है। यही इंटरेक्शन इनको आगे मूव करने नहीं देते हैं। So membrane pore are too small to allow the free passage. So protein are effectively caught and immobilized. एक और है, आपने देखा भी है पीवीडीएफ अगर आप यूज कर रहे हैं, पोर का साइज बहुत छोटा होता है तो प्रोटीन उसमें फंस जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं।
यही कारण है कि प्रोटीन हमारी मेम्ब्रेन पर स्टक हो जाएगा इलेक्ट्रो ट्रांसफर के अंदर। ठीक है जी, तो ये है आपका ब्लोटिंग का। ये देखो सेपरेशन करेंगे, फिर ट्रांसफर, स्टेनिंग और उसके बाद फिर विजुअलाइजेशन। ठीक है, डिटेक्शन हमने सीख ही लिया था। एक प्राइमरी एंटीबॉडी होगी जो स्पेसिफिकली बनाई जाती है हमारे प्रोटीन के लिए। एक और सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है जो स्पेसिफिकली बनाई जाती है प्राइमरी एंटीबॉडी के कनेक्शन के लिए। उस पर लगा होता है एक एंजाइम, और ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को यूज करके आपको कोई भी सिग्नल देगा। या तो कोई कलर दे सकता है, अगर वो कलर दे रहा है तो क्लोरोमेट्रिक से आप उसको डिटेक्ट करेंगे, या फिर वो कोई केमिकल निकाल सकता है तो आप कैमिल्यूमिनेसेंस की मदद से इसको डिटेक्ट करेंगे, या वो फ्लोरिसेंट कर सकता है, फ्लोरिसेंस कर सकता है तो आप उसे डिटेक्ट करेंगे। तो सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, और यहाँ आप कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेन तो आपका ये एंजाइम होता है कि आपने क्या एंजाइम लिया है, और एंजाइम के साथ साथ कौन सा सबस्ट्रेट आपने लिया है, ऐसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ये डिटेक्शन है। इसी को लेकर के थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रही हूँ चीजें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना है, तो थोड़ा इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। कौन कौन से एंजाइम हम यहाँ पर लगा सकते हैं, और उस एंजाइम के लिए हम क्या सबस्ट्रेट दें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये पार्ट भी जरूरी है। देखो मैं आपको ये सिखा रही हूं अब कि यहाँ कौन कौन से एंजाइम में यूज कर सकती हूँ डिटेक्शन के लिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले है आपका HRP। HRP क्या होता है? हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज, ये एक एंजाइम है। इसका सबस्ट्रेट क्या है? TMB, यानी टेट्रा मिथाइल बेंजीडाइन। एक तो ये है, और अकेला यही नहीं है, और भी है, और अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए वो आपको अलग अलग रिजल्ट देगा। अगर मान लीजिए आपने HRP लगा दिया है अपनी सेकेंडरी एंटीबॉडी पर, और सबस्ट्रेट के तौर पर आपने TMB दिया है, तो वहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ऑक्सीडाइज TMB होगा, क्योंकि ये परोक्सीडेज है जो H2O2 को यूज करके अपने सबस्ट्रेट को TMB को ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। और कलर कैसा मिलेगा आपको? वहां ब्लू कलर देखने को मिलता है। ये टेबल आपको कंप्लीटली लर्न करनी है अच्छे से, कि अगर HRP लगा हुआ है और सबस्ट्रेट के तौर पर TMB दे दिया है, तो प्रोडक्ट में आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। मतलब ब्लू कलर दिखाई दिया तो अटैचमेंट हो गया है, प्रोबिंग हो गई है। ब्लू कलर नहीं दिखाई दे रहा है मतलब हमारी एंटीबॉडीज कनेक्ट ही नहीं हो पाई है। ठीक, अच्छा, अगर आप HRP दे रहे हैं और आपने DAB दिया है, यानी 3,3 डाई अमाइनो बेंजाडाइन दिया है, तो ये क्या करेगा? DAB को पॉलीमराइज कर देगा। मतलब बहुत सारे DAB हैं, उनको जोड़ जोड़ करके पॉलीमराइज कर देगा, और आपको एक ब्राउन कलर दिखाई देगा। ब्राउन कलर दिखाई देगा। तो याद रहे, HRP दे करके अगर आप DAB दे रहे हैं तो आपको ब्राउन कलर देखना है कि आया तो प्रोबिंग हो गई है, नहीं आया तो मतलब अटैचमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, HRP के लिए अगर आप ल्यूमिनोल दे रहे हैं तो वहां पर कीमोल्यूमिनेसेंट प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जहां पर लाइट इमिट होगी। ये तो क्या है? अगर कलर मिल रहा है तो उसका मतलब फ्लोरीमेट्रिक डिटेक्शन करेंगे आप, और अगर आपको लाइट दिखाई दे रही है तो उसका मतलब कीमोल्यूमिनेसेंट हुआ है, अगर इमिट लाइट। तो अगर आप ल्यूमिनोल दे रहे हैं HRP को, तो वो एक लाइट को इमिट करेगा। उस लाइट के बिहाफ पर ही आप देखेंगे कि कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब और देखिए, एक और एंजाइम है एल्किलाइन फोस्फेटेज, जिसको ALP बोलते हैं। अब इसके लिए भी अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग सिग्नल आते हैं। जैसे अगर आप BCIP को यूज कर रहे हैं, 5-bromo-4-chloro-3 इनोडाइल फोस्फेट को, तो ये क्या करेगा? इनसोल्यूबल इंडिगो डाई देगा जो ब्लू कलर होगा, मतलब क्लोरोमेट्रिक है ये। अगर आप ये दे रहे हैं BCIP ALP को, तो ये क्लोरोमेट्रिक सिग्नल देगा, यानी ब्लू कलर देगा। और ALP है, अगर आपने NBT दिया है, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम, तो वहां पर फोर्माजेन बनेगा जो कि पर्पल कलर का होता है, मतलब ये भी क्लोरीमेट्रिक है।
इसके बाद ALP को अगर आपने PNPP के साथ दिया, यानी P नाइट्रोफिनाइल फोस्फेट आपने दिया है, नाइट्रोफिनाइल फोस्फेट, तो वहां पर नाइट्रोफिनोल बनेगा, मतलब नाइट्रोफिनाइल फोस्फेट दिया है, फोस्फेट को हटा करके ये आपका नाइट्रोफिनोल बना देगा, जो कि येलो कलर होता है इन एल्केलाइन पीएच में। अगर आसपास का जो पीएच है वो एल्केलाइन है तो वो येलो कलर का आपको दिखाई देगा, और अगर आसपास का पीएच एसिडिक है तो कोई कलर नहीं दिखाई देगा। तो ये केस है अगर आप ALP देकर के PNPP को दे रहे हैं तो। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो आपको याद होगा हमने लैक ओपेरोन पढ़ा था, वहां पर जो अपना लैक जेड जीन होता है वो ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाते हैं। तो अगर आप एक्स गैल दे रहे हैं, ये केस मैंने आपको वहां पर भी पढ़ाया था, अगर आप एक्स गैल दे रहे हैं तो वो ब्लू कलर देता है। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज सेम एंजाइम है लेकिन ONPG दे रहे हैं, यानी O नाइट्रोफिनाइल बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोसाइड्स, ये अगर दे रहे हैं आप ONPG, तो आपको येलो कलर देखने को मिलेगा अगर रिएक्शन हो रही है तो। अच्छा, अगर ल्यूसीफेरेज दे रहे हैं, ये भी एक एंजाइम है, जो ल्यूसीफेरिन, ये हमने कहाँ पढ़ा था, पायरो सीक्वेंसिंग में, कि ल्यूसीफेरेज ल्यूसीफेरिन को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और लाइट को इमिट करता है, ये केस हमने वहां भी पढ़ा है। तो बायोल्यूमिनेसेंस, तो ये क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा। GFP ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन आप अगर लगा रहे हैं तो ये सेल्फ फ्लोरिसेंट है, तो ये खुद चमकेगा, किसी को कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि खुद ये क्या है, फ्लोरिसेंट प्रोटीन है। तो फ्लोरिसेंट GFP ग्रीन फ्लोरिसेंस आपको दिखाई देगा। डन एवरीवन। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, ये देखिए सितंबर 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा चुकी हूँ जब हमने लैक ओपेरोन पढ़ा था, लेकिन यहाँ थोड़ा और अच्छे से कनेक्ट होगा तो मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ। चलो एक बार देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा हुआ है। Which one of the following statement relating to the mechanism of color development in response to LAC-Z expression in E. coli is incorrect? कौन सी बात गलत है? तो E. coli को अगर मैं LB अगार पर ग्रो कर रही हूं और साथ में मैंने X गैल भी दिया है, तो मुझे ब्लू कलर की कॉलोनी दिखाई दे रही है, क्योंकि LAC-Z प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि LAC-Z प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया जिसने एक्स गैल को हाइड्रोलाइज कर दिया, और वहां मुझे ब्लू कलर का प्रोडक्ट देखने को मिला है। सही बात है ना? अगर LAC-Z एक्टिव है तो उसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया होगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स गैल को कन्वर्ट करता है ब्लू कलर में। देखो पढ़ के आए हैं ना भैया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, एक्स गैल को कन्वर्ट करता है ब्लू कलर में, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन बनाता है, LAC-Z बनाता है, LAC-Z, ये भी LAC-Z। सो एक क्या है, ONPG है जिसको ये कन्वर्ट करता है येलो कलर में। तो आगे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, इकोलाई को अगर मैं व्हेन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल hybridizing the LAC-Z are permeabilized and cell incubated in a buffer with ONPG, the solution turned yellow because LAC-Z encode protein hydrolyze। सही है, ये भी LAC-Z ने जो प्रोटीन बनाया है उसने ONPG को हाइड्रोलाइज किया, और अगर ONPG हाइड्रोलाइज्ड हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज से तो वो हमें कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। तो ये बात भी सही है। आगे देखो, इकोलाई ग्रोथ ऑन मैकॉन के अगार रिजल्ट इन द पिंक कलर कॉलोनीज बिकॉज LAC-Z encode protein produced in the cell hydrolyze the neutral red dye present in the medium into a pink colored product। हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। दो सबस्टेट है अपना, एक तो एक्स गैल है और एक ONPG है। तो इसमें क्या है, देखो इकोलाई ग्रोथ ऑन मैकॉन की अगार रिजल्ट इन पिंक कलर्ड कॉलोनीज ड्यू टू शिफ्ट इन द पीएच ऑफ द मीडियम मैकॉन के।
तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बारे में भी। तो होता क्या है कि इकोलाई ग्रोथ ऑन मैकोन के अगार रिजल्ट इन पिंक कॉलोनीज ड्यू टू पीएच शिफ्ट इन द मीडियम। ऐसा कैसे होता है? लैक्टोज, अगर हम देख रहे हैं कि अपने मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज को तोड़ करके लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन से, क्योंकि एसिड बना है, तो पीएच लोअर हो जाता है, जिससे वहां पर जो अपनी रेड डाई होती है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर मेरी रेड डाई पिंक में कन्वर्ट हो रही है, तो उसका कारण है कि एसिड का प्रोडक्शन होकर के पीएच में ड्रॉप हुआ है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मैकोन के अगार में अगर पिंक कलर आया है तो वो पीएच के शिफ्ट होने की वजह से आया है, ना कि लैक जेड की वजह से आया है। तो थर्ड स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर है। डन एवरीवन? हाँ, समझ गए हैं जी? गुड इवनिंग रीना, प्रतिज्ञा, सारे आंसर करेंगे। तो ये पार्ट अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे जरूर, अच्छे से इनको पूरा याद करना है, कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए, अच्छे से याद करेंगे बिल्कुल। हो सकता है टेस्ट में आपको यहां से क्वेश्चन भी मिल जाए, है ना? चलो आगे देखते हैं एक नेक्स्ट और नया टॉपिक, स्ट्रिपिंग एंड रीप्रोबिंग। नाम से भी इंडिकेशन है रीप्रोबिंग, मतलब मैं एक बार हटा करके प्रोब को फिर से ऐड कर रही हूँ। अब देखिए, व्हेन यू परफॉर्म अ सदर्न या फिर नदर्न या फिर वेस्टर्न ब्लोटिंग, यू मे वांट टू डिटेक्ट द मल्टीपल टारगेट ऑन द सेम मेम्ब्रेन, डिफरेंट जीन या ट्रांसक्रिप्ट या प्रोटीन। Instead of preparing a new blot each time, you can remove the bound probe and then hybridized a new probe. This is called stripping and reprobing. अब आपने देखा कि मेरे पास ना दो सैंपल है, मेरे पास दो सैंपल है, ए सैंपल और बी सैंपल। जैसे हमने कल भी एग्जांपल लिए थे कि हमारे पास दो सैंपल आए हैं, हमें डिटेक्ट करके बताना है कि दोनों में वो पर्टिकुलर प्रोटीन है या नहीं है। तो बजाय इसकी कि मैं अलग अलग सेटअप बनाऊं, दोनों को अलग अलग जेल पर सेपरेट करूं और दोनों को फिर अलग अलग प्रोबिंग मतलब ब्लोटिंग करूं, फिर प्रोबिंग करूं, फिर डिटेक्ट करूं, तो उसमें खर्चा भी ज्यादा आएगा और समय भी ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों सैंपल को एक ही जेल पर रन करवा लेते हैं, और रन करवाने के बाद फिर मैं क्या करूंगी, प्रोब पर उसको मतलब जो प्रोबिंग है प्रोबिंग करा दूंगी। प्रोबिंग कराने के बाद जो भी प्रोब कनेक्ट हुए हैं उनको डिटेक्ट करके ये नोट कर लूंगी कि कहाँ कहाँ मुझे बैंड मिला है। उसके बाद उन प्रोब्स को हटा दिया जाएगा। हटाने के बाद फिर से नए प्रोब डाले जाएंगे जो किसी नए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के लिए होंगे। फिर उनको प्रोबिंग करने के बाद हम डिटेक्ट करेंगे और देखेंगे बैंड वहीं पर मिल रहा है या अलग जगह पर मिला है। इसी को बोलते हैं स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग का मतलब पहले प्रोब को हटा रहे हैं एंड देन रीप्रोबिंग, यानी दूसरा प्रोब ऐड कर रहे हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रिपिंग एंड रीप्रोबिंग। पर्पस क्या है हमारा, टू रीयूज द सेम ब्लोट फॉर डिटेक्टिंग अनदर टारगेट सीक्वेंस और कंट्रोल। मतलब मैं सेम ब्लोट को यूज करके किसी और के प्रेजेंस को भी चेक कर रही हूँ कि क्या वो भी यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो प्रोटीन जो सेम सेम मतलब लगभग साथ साथ रहते हैं, तो मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या दोनों प्रोटीन अभी भी साथ में है। तो दोनों प्रोटीन के लिए अलग अलग प्रोब बनेंगे। तो पहले मैं एक प्रोब को डालूंगी, डिटेक्ट करूंगी और बैंड को नोट कर लूंगी। फिर उसको हटा करके मैं दूसरे के लिए प्रोब डालूंगी, फिर उसको डिटेक्ट करूंगी, नोट करूंगी। अगर दोनों प्रोब के ऐड होने से मुझे सिग्नल मिल रहे हैं तो मतलब वो दोनों प्रोटीन यहाँ पर है। अगर किसी एक के डालने से सिग्नल मिला है, दूसरे के डालने से नहीं मिला है, मतलब वो एक तो है लेकिन दूसरा यहाँ नहीं है। तो एक ही ब्लोट से मैं दो या दो से अधिक प्रोटीन की प्रेजेंस को चेक कर सकती हूँ कि वो मेरे सैंपल में है या नहीं है। ऐसे तो करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ब्लड टेस्ट कराया है, तो ब्लड टेस्ट में तो कुछ भी हो सकता है, आसपास जो अभी फिलहाल बीमारियां चल रही हैं उन सब का टेस्ट करना होता है, तभी तो हम बता पाएंगे कि टाइफाइड नहीं है, मलेरिया नहीं है, चिकनगुनिया है। तो क्या करते हैं, एक ही ब्लोट पर सबका
प्रोब डाल डाल के चेक करते रहेंगे। जिसका भी प्रोब कनेक्ट हुआ मतलब वही दिक्कत है। अगर एक से ज्यादा प्रोब कनेक्ट हो गई तो मतलब एक से ज्यादा दिक्कतें हैं। तो ऐसा नहीं कि अलग अलग हम करेंगे, ऐसे स्ट्रिपिंग करके और रीप्रोबिंग करके हम एक ही ब्लोट में कई सारी बीमारियों को टेस्ट करके बता सकते हैं। सो हम सेम ब्लोट को यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं। टू कंपेयर द एक्सप्रेशन और कॉपी नंबर अक्रॉस द जीन ऑन द सेम मेम्ब्रेन अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। इस सेम कंडीशन में इस जीन का कितना एक्सप्रेशन होता है और इस जीन का कितना एक्सप्रेशन है, हम वो भी चेक कर सकते हैं। टू सेव द सैंपल टाइम एंड रेडियो एक्टिव एक्सपोजर, हमारा खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा, रेडियो एक्टिव का एक्सपोजर भी कम होगा। तो ढेर सारे फायदे हैं स्ट्रिपिंग के और रीप्रोबिंग के। लेकिन अगर मुझे ये टेक्निक करनी है तो मैं PVDF मेम्ब्रेन को यूज करूंगी, क्योंकि वो हाईली रेजिस्टेंट है और रीप्रोबिंग के लिए एक्सीलेंट बेस्ट है। लेकिन नाइट्रोसेलुलोज फ्रेजाइल होती है, तो आप वहां पर ज्यादा रीप्रोबिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा है कि रीप्रोबिंग ज्यादा करनी है तो आप बढ़िया क्वालिटी की मेम्ब्रेन को यूज करेंगे। प्रिंसिपल क्या है? हाइब्रिडाइज द प्रोब, रेडियो एक्टिव हो या नॉन रेडियो एक्टिव हो, इज डीनेचर्ड एंड वॉश्ड ऑफ द टारगेट न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विदाउट रिमूविंग द इमोबिलाइज सैंपल। ध्यान ये रखना है कि जब आप रीप्रोबिंग करने के लिए पहले प्रोब को स्ट्रिप कर रहे हैं, वॉश ऑफ कर रहे हैं, तो इतना ध्यान से उसको वॉश ऑफ करना है कि अपना प्रोटीन वहां से ना निकल जाए। प्रोटीन अगर मान लीजिए निकल गया तो फिर तो प्रोबिंग ही अच्छे से नहीं होगी। द मेम्ब्रेन इज देन रीइक्विलिब्रेट एंड यूज्ड अगेन फॉर हाइब्रिडाइजेशन विद द न्यू प्रोब। नोट क्या करना है? आफ्टर स्ट्रिपिंग, आपने स्ट्रिपिंग कर दी है, मतलब पहले प्रोब आपने हटा दिए हैं, उसके बाद आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या वो वाकई हट गए हैं या अभी भी लगे हुए हैं। कैसे चेक करेंगे? आफ्टर स्ट्रिपिंग द मेम्ब्रेन इज रीचेक्ड, exposed again to film and scanner to ensure no residual signal remain before reprobing। कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने रेडियो एक्टिव लगाया था मेरे प्रोब पर, डिटेक्ट कर लिया मैंने पूरा और मैंने प्रोब को हटा दिया है। अब जब मैंने प्रोब हटा दिए हैं, अब उस मेम्ब्रेन को मैं फिर से डिटेक्ट कर रही हूँ, क्या अभी भी कोई सिग्नल है? तो क्या अभी भी कोई सिग्नल दिखा अगर, तो मतलब अभी भी मेरा कोई एक दो प्रोब लगा रह गया है। और अभी अगर कोई सिग्नल नहीं है तो मतलब सारे प्रोब हट गए हैं। उसके बाद ही आप रीप्रोबिंग करेंगे, अदरवाइज सिग्नल में नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं। आपको नहीं समझ आएगा कि ये पहले प्रोब कनेक्टेड रह गए हैं उसका सिग्नल है या फिर जो मैंने नए डाले हैं उसका सिग्नल है। तो स्ट्रिपिंग करने के बाद मेम्ब्रेन को रीचेक करना जरूरी है रीप्रोबिंग से पहले। तो जैसे देखो यहाँ सबसे पहले मैंने खूब सारा सैंपल लिया और अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को यहाँ कनेक्ट कर दिया है जिस पर HRP लगा हुआ है। तो प्राइमरी एंटीबॉडीज जिसके लिए ये स्पेसिफिक है वो बाइंड कर जाएंगी, उस पर लगेगी सेकेंडरी एंटीबॉडी। मतलब मैंने डिटेक्ट कर लिया अच्छे से कि कहाँ कहाँ पर प्रोबिंग हुई है। फिर मैंने स्ट्रिपिंग किया, मतलब इन सबको हटा दिया है, बैंड सारे वहीं पर हैं एज इट इज, बस मैंने एंटीबॉडीज को हटा दिया है। उसके बाद रीप्रोबिंग, दूसरे प्रोटीन के स्पेसिफिक एंटीबॉडीज मैंने यहाँ डाली है। तो देखो उनका कनेक्शन यहाँ हुआ, तो जो पहला कनेक्शन था मतलब वो यहाँ पर हुआ है। तो जिसके लिए भी आपने ये किया होगा मतलब वो भी हमारे सैंपल में है और यहाँ है। फिर आपने उस सेम ब्लोट को यूज करके दूसरी एंटीबॉडीज डाली तो उसका कनेक्शन यहाँ हुआ। तो आप समझ जाएंगे कि दूसरा प्रोटीन भी इस सैंपल में है और वो यहाँ पर है। तो मेरा पहला सैंपल तो यहाँ और यहाँ था और जो दूसरा सैंपल है वो लगभग यहाँ देखने को मिला है। दूसरा सैंपल जो है मुझे यहाँ देखने को मिला है थर्ड वाली लेन में सेकंड पर। तो थर्ड वाली लेन में ये सेकंड पर है और थर्ड वाली लेन में मेरा जो पहले वाला प्रोटीन है वो थर्ड पर है और ये सेकंड पर है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं एक ही ब्लोटिंग से। डन एवरीवन? जी समझ गए हैं? कोई डाउट है तो बोले। हाँ बिल्कुल जानवी, ऐसे ही होता है बिल्कुल।
तो ऐसे ही करते हैं, पहले मलेरिया का प्रोब डाल दिया, वो चेक कर लिया, कनेक्शन हो गया तो मतलब मलेरिया के एंटीजन भी है। फिर उनको हटा करके टाइफाइड का, उनको फिर हटा करके चिकनगुनिया का, उनको हटा करके उस टाइम पर जो भी कॉमन सी डिजीज चल रही है उन सबको ऐड कर देंगे। किसी का भी कनेक्शन नहीं हुआ तो मतलब कुछ नहीं है, कॉमनली बस ऐसे ही थोड़ी बहुत कमजोरी है। और अगर ऐसा है कि कनेक्शन हो गया है तो वो आपको बता देंगे एज इट इज। हाँ जी, समझ गए? बोलो बोलो, बताओ फटाफट। अभी समझ आया कि एक ब्लड टेस्ट से, एक ब्लड सैंपल से कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत वो दे देते हैं कि आपके पास इतना हीमोग्लोबिन है, आपके पास इतने WBCs हैं, आपके पास इतनी प्लेटलेट्स हैं, आपके ब्लड में इस चीज की कमी है, ये चीज ज्यादा है। वो कैसे बताते हैं? वो ऐसे बताते हैं कि आपका सैंपल लिया, उसको ब्लोट कर लिया है। अब हर एक चीज के लिए वो सैंपल मतलब प्रोबिंग करते हुए जा रहे हैं। WBC के लिए प्रोबिंग कर लिया, हीमोग्लोबिन के लिए कर लिया, प्लेटलेट्स के लिए कर लिया, किसी एल्ब्यूमिन प्रोटीन के लिए कर लिया है। तो लगातार एक ही ब्लोट पर वो कई सारे रीप्रोबिंग कर करके आपके ब्लड की सारा जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं थोड़ा बताती हूँ। एग्जाम्पल के साथ तो देखो, कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही, जरा सा ही कॉन्सेप्ट है यही बस, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बड़े बड़े पूछ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देखो, मैंने एक सेपरेशन किया, प्रोब ऐड किए एक्टिन के लिए। एक्टिन जो अपना प्रोटीन होता है ना, एक्टिन मायोसिन जो प्रोटीन थे, है ना, उन प्रोटीन के लिए मैंने प्रोब डाला और मुझे सिग्नल दिखाई दिए। अब ना मुझे थोड़ा डाउट है कि क्या ये सिग्नल केवल एक्टिन के लिए है कि यहाँ कोई और भी है। तो फिर मैंने किया स्ट्रिपिंग, मैंने स्ट्रिपिंग किया, इसको हटा दिया। देखो हटाया तो कोई सिग्नल नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। फिर मैंने दूसरा प्रोब डाला किसी और प्रोटीन के लिए, वो भी यहाँ पर कनेक्टेड हो गया है। मतलब साइक्लोफिलिन बी जो होता है, तो इसका मतलब है इस सैंपल में जो आप ले रहे हैं इसमें एक्टिन के साथ साथ साइक्लो साइक्लो साइक्लोफिलिन बी भी है, साइक्लोफिलिन बी भी है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए, आपने सबसे पहले एक ब्लोटिंग कर ली है, एंड ब्लोट विद प्रोटीन ए एंटीबॉडीज। आपने प्रोटीन ए के लिए एंटीबॉडीज दी, कोई भी वो प्रोटीन ए हो सकता है, आपने उसके लिए एंटीबॉडीज दी, तो आपको ये ऐसे बैंड मिल गए हैं। तो मतलब आपका प्रोटीन ए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, मतलब प्रोटीन 1। स्ट्रिपिंग किया, उन सबको आपने हटा दिया। उसके बाद रीब्लोट विद प्रोटीन 2 एंटीबॉडीज। फिर आपने प्रोटीन 2 के लिए डाला। प्रोटीन 2 के लिए आपने देखा कि यहाँ पर आपको बैंड दिखाई दिया है और यहाँ बैंड दिखाई दिया है। तो अब आप कह सकते हैं कि प्रोटीन 2 आपका यहाँ पर है और प्रोटीन 1 जो आपने देखे थे वो यहाँ पर है। तो इस तरीके से एक ही ब्लोट पर आप एक से ज्यादा प्रोटीन के प्रेजेंस को देख सकते हैं। डन एवरीवन? चलिए, इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं आपके, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, किसी के आंसर को देखकर अपना आंसर चेंज नहीं करना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए। फरवरी 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Which one of the following technique cannot be used for separation, detection and visualization of DNA? Of course, polyacrylamide gel हम यूज कर सकते हैं डीएनए के लिए। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे लेकिन इसको यूज कर सकते हैं। डीनेचरिंग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPL जो हमने पढ़ा था उसको हम यूज कर सकते हैं, डीनेचरिंग वाली।
लेकिन वेस्टर्न ब्लोटिंग तो प्रोटीन के लिए होती है ना, वो हम इसके लिए क्यों यूज करेंगे? खैर, तो अगर ब्लोटिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ऐसा आ सकता है 2 नंबर में, लेकिन 4 नंबर में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं दे सकते। चलो इस क्वेश्चन को देखो, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है और बताएंगे पढ़ करके क्या आंसर सही है। ठीक है, बहुत ही वेरिएशन है क्वेश्चन में, बहुत वेरिएशन देखने को मिल रहा है। चलो चेक करते हैं। देखिए, साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग, साउथ यानी डीएनए, वेस्टर्न यानी प्रोटीन। डीएनए प्रोटीन के इंटरेक्शन को हम चेक कर सकते हैं। तो बी को हम मैच करेंगे 1 के साथ, और बी का 1 मुझे या तो बी में दिया है या तो डी में दिया है, मतलब ए और सी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, जिसने ए और सी लगाया है मुझे नहीं पता किस बिहाफ पर लगाया है। चलो आगे देखते हैं। रिकर्सिव पीसीआर याद है, मैंने पढ़ाया था, अपना क्यू पीसीआर था, आरटी पीसीआर था, रिकर्सिव पीसीआर जिसमें हमने छोटे छोटे प्राइमर दे करके और हमने पूरा डीएनए सिंथेसाइज कराया था। इसी का एक दूसरा नाम था सिंथेसाइजिंग पीसीआर या जीन सिंथेसाइज्ड पीसीआर। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सिंथेटिक डीएनए को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किससे? रिकर्सिव पीसीआर से। ठीक, टैगमैन, टैगमैन क्या होता है? फैम होता है, फैम यानी फ्लोरिसेंटली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। जिसने नोट्स को थोड़ा ध्यान से देखा है तो जहां मैंने टैगमैन लिखा था ब्रैकेट में FAM भी लिखा हुआ था, यानी फ्लोरिसेंटली एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। अब रह गया आपका रेस। रेस चलो हमने अब तक नहीं पढ़ा, लेकिन क्या इतने से क्वेश्चन नहीं होता है? देखते हैं, बी का अपना 1 हो गया और सी का अपना 4th हो गया है, सी का 4th, ठीक है, और डी का है 2nd अपना। तो बिना रेस को पढ़े ही आंसर हो गया है, यानी बी। आपने रेस अगर नहीं भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है हमने अभी तक, लेकिन फिर भी अपना आंसर तो बन गया है। हालांकि रेस क्या होता है, हम एमआरएनए के एंड्स को डिटरमाइन कर लेते हैं बाय रेस, ये टेक्निक भी देखेंगे, लेकिन बिना रेस के भी अपना आंसर आ गया, दैट इज बी। डन। तो देखो अब जिसने भी बी किया है वो चेक करेंगे एक बार। डन, आगे देखो नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है आपका, और कब का क्वेश्चन है? नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। पहले ही बताओ, क्वेश्चन को देख करके डरोगे या नहीं? ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिख जाए तो डर लगना स्वाभाविक है या नहीं? पहले तो ये बताओ, फिर क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगी। क्वेश्चन को देखकर डरे हो या नहीं डरे हो? बोलो फटाफट। नहीं डरे? बताएंगे कौन डरा कौन नहीं डरा? नहीं डरेंगे, चलो और बोलो। नहीं, ठीक। वैसे मेरे पास ना दोनों आंसर है। अगर आप ये कहें कि मैम हम क्वेश्चन देख के डर गए, तो पता है मैं क्या कहूंगी? डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो उस क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। और अगर आप लोग कहते कि मैम हम डरे नहीं, तो पता है मैं क्या कहती? डरते भी कैसे, मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें और तुम मुझसे पढ़ रहे हो,
तो डरने की तो क्या ही बात है। तो तुम्हारा जो मन करे तुम वो आंसर दे सकते हो। वाकई डर लगे देखकर तो डर जाओ, और नहीं डर लगे तो मत डरो। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। हाँ देखो, क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, बस पढ़ने का खेल है, क्योंकि पढ़कर ही पता लगेगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो देखिएगा, लिखा है कि, इसको थोड़ा हटा करके पहले इसको थोड़ा जूम करके बताती हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है, एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन ए इज रेगुलेटेड बाय मैग्नीशियम। एक मेरे पास जीन है और उसका एक्सप्रेशन, मतलब वो एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है मैग्नीशियम पर, यानी मैग्नीशियम उसको रेगुलेट करता है, ये हमें बताया है। द एक्सप्रेशन ऑफ जीन ए इन अनट्रीटेड एंड सेल ट्रीटेड विद मैग्नीशियम वाज एनालाइज्ड बाय नदर्न हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो हमने क्या किया, एक सेल लिया, एक सेल को मैंने मैग्नीशियम से ट्रीट नहीं किया, एक सेल को मैंने मैग्नीशियम से ट्रीट नहीं किया और दूसरे के अंदर मैग्नीशियम डाल दिया है, और उन दोनों सेल का मैंने नदन ब्लोटिंग किया ताकि मैं आरएनए चेक कर सकूं, और मैंने वेस्टर्न ब्लोटिंग किया ताकि मैं उस आरएनए से बनने वाले प्रोटीन को चेक कर सकूं। इतना किया। इसके बाद अ सिमिलर एक्सरसाइज वाज डन फॉर अ म्यूटेंट व्हिच हैज आइसोलेटेड with a 6 base pair deletion in the 5 prime UTR of a transcript of a gene A। फिर मैंने यही सेम केस कि एक सेल को ट्रीट किया मैग्नीशियम से, एक को नहीं किया, फिर नदन ब्लोटिंग किया, वेस्टर्न किया। ये सेम काम मैंने ऐसे जीन के साथ किया जो कि मतलब ए ही जीन है लेकिन उसमें म्यूटेशन हो गया है। पहले केस में वो ए जीन बिल्कुल सही था, मैग्नीशियम दिया या नहीं दिया उसके बिहाफ पर हमने देखा। दूसरे केस में सेम जीन है लेकिन म्यूटेटेड है, उसमें मैंने मैग्नीशियम दिया और नहीं दिया, दोनों केस में नदन ब्लोटिंग किया और वेस्टर्न ब्लोटिंग किया। इसके बाद फिर द फॉलोइंग्स आर समरी ऑफ 4 पॉसिबल रिजल्ट दैट आर हाइपोथेसाइज्ड टू बी ऑब्टेन। मुझे क्या रिजल्ट मिला है ये आपको यहां दे दिया है। इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें जो यूएन है, इस डायग्राम में जो यूएन दिया गया है, यूएन का मतलब है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा कर देते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं कि क्या लिखा है। तो यूएन का मतलब है इस क्वेश्चन में अनट्रीटेड, मतलब मैंने मैग्नीशियम से ट्रीट नहीं किया, और टी का मतलब है ट्रीट किया है, वीटी का मतलब है कि जीन ए वाइल्ड टाइप है, म्यूट का मतलब है जीन ए म्यूटेटेड है, और एन का मतलब है कि नदन ब्लोटिंग है, और डब्ल्यू का मतलब है वेस्टर्न ब्लोटिंग है। तो 4 प्रोफाइल दी है, आपको बताना क्या है, ये पार्ट बहुत जरूरी है। इफ द रेगुलेशन ऑफ जीन ए एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड ओनली एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, which of the above profile are possible correct representation of the experimental result। यानी आपसे ये सारा डेटा देकर के बस ये पूछा है कि अगर जीन ए के एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है कि वो एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा, केवल और केवल ट्रांसलेशन के लेवल पर ही डिसाइड होता है। मतलब एक जीन है, आरएनए बनेगा ही बनेगा, अब आरएनए से प्रोटीन बनेगा अगर जरूरत है तो, और नहीं बनेगा अगर जरूरत नहीं है, तो उसका मतलब होता है कि ट्रांसलेशन के लेवल पर हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि जीन ए केवल ट्रांसलेशन के लेवल पर कंट्रोल होता है, तो चारों में से कौन सी प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन क्या है। एक मेरे पास जीन ए है, वाइल्ड है, मैंने उसको मैग्नीशियम से ट्रीट नहीं किया और कर दिया, एक केस में नहीं किया एक केस में कर दिया। अब मैं इसका नदन ब्लोटिंग कर रही हूं। व्हाट इज नदन ब्लोटिंग? यानी आरएनए की प्रेजेंस को चेक कर रही हूं। तो दोनों में बैंड मिला है, मतलब दोनों केस में आरएनए बना है, और वेस्टर्न ब्लोटिंग में देखो कोई बैंड नहीं आया है, मतलब ये
कि यहां पर तो प्रोटीन बना नहीं, लेकिन इस केस में बन गया है। अगर यही मैं म्यूटेशन के बारे में लूं, तो म्यूटेशन जब हुआ है तो हर लेवल पर सब कुछ बना हुआ है। दोनों में आरएनए भी बना, अनट्रीटेड हो चाहे ट्रीटेड हो, और दोनों में प्रोटीन भी बना है। ऐसे देखिए सी वाले केस में, बी वाले को देख लेते हैं। इसमें हमारा नदर्न ब्लोटिंग में दोनों आरएनए बन गए हैं, दोनों केस में प्रोटीन नहीं बना, यहां पर कुछ भी नहीं बना है। यहां पर देखो डी वाले में अनट्रीटेड में आरएनए बना, प्रोटीन यहां नहीं बना, यहां पर आरएनए बना, प्रोटीन नहीं बना। सी में देखिए यहां आरएनए नहीं बना और प्रोटीन नहीं बना अनट्रीटेड में, और जिसमें सब चीजें बन गई हैं। तो हमें ढूंढना क्या है, आपको बस ऐसा प्रोफाइल ढूंढना है चारों में से, ए बी सी डी में से आपको वो पार्ट ढूंढना है जहां आप ये शो करेंगे कि जो ए का एक्सप्रेशन है वो केवल और केवल ट्रांसलेशन के लेवल पर ही कंट्रोल्ड होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई जीन केवल ट्रांसलेशन के लेवल पर कंट्रोल हो रहा है उसका एक्सप्रेशन, तो उसका मतलब है डीएनए से आरएनए तो हर हाल में बनेगा ही बनेगा। अब आरएनए से प्रोटीन बनेगा या प्रोटीन नहीं बनेगा, यहां पर कंट्रोल होगा। तो मतलब ऐसे केस में जो नदर्न ब्लोटिंग है वहां तो बैंड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहां तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, मतलब आरएनए तो बनना ही है हर हाल में। तो ऐसे केस में जो नदर ब्लोटिंग है वो तो बैंड दिखाएगा ही दिखाएगा। हाँ, ऐसे केस में वेस्टर्न ब्लोटिंग में बैंड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक, तो बस इन चारों में से आपको वो एक्सपेरिमेंट ढूंढना है जिसमें नदर्न ब्लोटिंग में कोई कमी नहीं है और वेस्टर्न ब्लोटिंग में कमी है। अभी ढूंढ लो और मुझे बताओ, ढूंढो और मुझे बताओ क्या लगता है चारों में से, ए बी सी डी में से कौन ऐसा है जो दिखा रहा है कि कंट्रोल या फिर जो रेगुलेशन है वो प्रोटीन के लेवल पर है, ना कि आरएनए के लेवल पर। बताइए। बोलो बोलो। सब बताएंगे। चलो अभी खुद देख लो, खुद देखो, आसान है ना, अब तो आसान हो गया। मतलब नदन ब्लोटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो ना, चाहे वाइल्ड टाइप हो चाहे म्यूटेटेड हो, यहां पर भी नदन का है, यहां भी है। वेस्टर्न में दिक्कत मतलब ये होगा, है ना। बी को देखते हैं। इसमें जो वेस्ट नदर्न है ठीक है, दोनों वेस्टर्न में कंट्रोल दिखा रहा है, सही है, लेकिन म्यूटेशन में तो ऐसा नहीं हुआ, कुछ नहीं दिखाया है, ऐसा नहीं है। नदर्न में तो बैंड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो एक्सप्रेशन का कंट्रोल्ड है या रेगुलेशन है वो ट्रांसलेशन के लेवल पर है। अच्छा सी को देखो, इसमें आरएनए नहीं दिखाया तो मतलब ये भी गलत है। डी देखिए, दोनों में आरएनए है, इसमें भी आरएनए है, प्रोटीन के लेवल पर, प्रोटीन के लेवल पर चेंज आ रहा है, मतलब डी भी शो करेगा। सो ए एंड डी यानी सी इज द राइट आंसर। डन एवरीवन। तो देखो क्वेश्चन जरूर लेंदी था, बट मैं नहीं मानती कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इसके अंदर था जो आपने ना पढ़ा हो। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है केवल ऐसा एक्सपेरिमेंट बताइए जहां पर हमारे जीन ए का एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सपेरिमेंट बताइए चारों में से जहां जहां ये शो हो रहा हो कि मेरे जीन ए का एक्सप्रेशन केवल और केवल ट्रांसलेशन के लेवल पर ही रेगुलेट हो रहा है। तो ऐसा तो कब पॉसिबल है,
जहां आरएनए तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहां बैंड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो वो क्या दिखाएगा कि प्रोटीन आरएनए तो बन ही रहा है, बस प्रोटीन के लेवल पर जो है आकर के तय होता है कि बनेगा प्रोटीन या नहीं बनेगा। डन एवरीवन? समझ गए क्वेश्चन? तो देखिए, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा हो कि आप डर जाएं या फिर उसको पढ़े ही नहीं, या फिर पढ़े तो आपसे सही ना हो, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट जो आपने ना पढ़ा हो। डन एवरीवन? चलो जी, तो अपना ए एंड डी सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और बढ़िया सा क्वेश्चन और दिखाती हूँ। डन हो गया? चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। अगेन बायोकेमिस्ट्री और यूनिट नंबर 13 का भी ये ब्लोटिंग वाला पार्ट मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया है। अब देखो क्या लिखा है। फॉर सिंगल अमीनो एसिड म्यूटेंट ए टू डी ऑफ अ प्रोटीन इन द एपिटोप रीजन ऑफ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक्स वर मेड एंड एक्सप्रेस्ड इन द ई कोलाई। अब जो इसमें अलग अलग टर्म दिए ना आपको, ये एपिटोप रीजन दिया है, ये दिया है, ये सब आपको भ्रमित करने के लिए है, कुछ खास इन टर्म में रखा नहीं है। क्वेश्चन मेन यहाँ पर है। तो ऐसे से टर्म कुछ आ जाए ना जो आपने ना पढ़े हो तो घबराना नहीं होता है, मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। अच्छा, फिर वर मेड एंड एक्सप्रेस्ड इन द इकोलाई। द लाइसेट्स फ्रॉम द 4 इकोलाई कल्चर expressing these 4 protein were run on the SDS base gel and subsequently transferred to nitrocellulose membrane and western blotting किया हमने डिटेक्ट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हमने यूज कर लिया फॉर द वाइल्ड टाइप प्रोटीन। मतलब मेरी जो एंटीबॉडीज है केवल उसी प्रोटीन से जुड़ेंगी जो वाइल्ड टाइप है। द रिजल्ट आर प्रेजेंटेड इन द फिगर दिस। द 4 सिंगल म्यूटेशन अपॉन सीक्वेंसिंग वर फाउंड टू बी दिस। बताना है कौन सी बात सही है या गलत है। पहले क्वेश्चन कनेक्ट कर देती हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास ना 4 प्रोटीन है, ए बी सी एंड डी। मतलब ये प्रोटीन 4 नहीं है, प्रोटीन तो एक ही है, उसमें अलग अलग टाइप के 4 म्यूटेशन हुए हैं जिससे उसकी 4 फॉर्म हो गई है। वो प्रोटीन वाइल्ड टाइप में तो यहां दिखाया गया है, और उसमें जो म्यूटेशन हुआ है वो आपको यहाँ ए बी सी डी दिखाया गया है। अब आपको इन बैंड को देखकर ये बताना है कि कौन से प्रोटीन में क्या म्यूटेशन हुआ है। कैसे बताएंगे? देखो ये भी लिखा है कि इन चारों प्रोटीन में जो म्यूटेशन हुआ है ना वो केवल सिंगल अमीनो एसिड का म्यूटेशन है, वो भी सब्स्टिट्यूशन का। जैसे कि बताया हुआ है कि एक प्रोटीन में ऐसा हुआ कि वैलिन कन्वर्ट हो गया एलेनिन में। आपको देख के बताना है कि किस में ऐसा हुआ है, बट हुआ है यही कि एक इनमें से चारों में से किसी एक में ऐसा हुआ है कि वैलिन कन्वर्ट हो गया एलेनिन में, एक में ऐसा हुआ कि ग्लाइसिन कन्वर्ट हो गया प्रोलिन में, एक में ऐसा हुआ कि एलेनिन कन्वर्ट हो गया एस्पार्टिक एसिड में, और एक में ऐसा हुआ कि आइसोल्यूसिन कन्वर्ट हो गया ल्यूसिन में। अब आप बैंड को देखकर बताओ किस प्रोटीन में कौन सा म्यूटेशन हुआ है इन चारों में से। कैसे बताएंगे? आपने जो डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज डाली हैं वो केवल वाइल्ड टाइप के या फिर उस टाइप के प्रोटीन से जुड़ता है जिसमें कुछ खास चेंज नहीं आया है आफ्टर म्यूटेशन, या तो वो वाइल्ड टाइप है या अभी भी वो वाइल्ड टाइप जैसा दिख रहा है। तो यहां पर कनेक्शन हो गया। अब आपको इसी के हिसाब से बताना है कि कहां पर क्या चेंज आया है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कहाँ पढ़ाई हूँ, मोल बायो में भी पढ़ाई हूँ, बायोकेम में तो नहीं, बायोकेम में भी पढ़ाई हूँ ये कॉन्सेप्ट में। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब अमीनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो आपको चेक करना है कि किस टाइप का म्यूटेशन है। वो याद है
सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ। तो देखो पहले तो बैंड को देख लेते हैं, पहले बैंड को देखते हैं फिर बाकी को देखेंगे। तो बैंड में देखिए, मैंने देखा कि वाइल्ड टाइप से तो ऑफ कोर्स मेरी एंटीबॉडीज कनेक्ट करेंगी ही करेंगी, क्योंकि वो बनी ही वाइल्ड टाइप के प्रोटीन से कनेक्ट करने के लिए है। अब मैंने देखा कि इन चारों में से, इन चारों प्रोटीन में यहां भी परफेक्ट बैंड मिला है, लगभग वाइल्ड टाइप जैसे, थोड़ा बहुत तो चेंज है लेकिन लगभग वाइल्ड टाइप जैसा बैंड मिल रहा है। यानी इस प्रोटीन में, बी प्रोटीन में ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से, मतलब म्यूटेशन तो हुआ है बट प्रोटीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन को लेकर के कुछ खास फर्क नहीं देखने को मिला, क्योंकि यहाँ बैंड मिल गया है। अच्छा, ए में बैंड मिला है लेकिन थोड़ा पतला सा, क्या इंडिकेट करता है कि ए प्रोटीन में ऐसा म्यूटेशन हुआ होगा जिसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर में और फंक्शन में थोड़ा बहुत चेंज आया है। और सी में और डी में आपको बिल्कुल भी बैंड नहीं देखने को मिला, यानी ड्रास्टिक म्यूटेशन हुआ है, ऐसा म्यूटेशन जिसने उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर फंक्शन बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया है, जिससे वो एंटीबॉडीज बिल्कुल बाइंड ही नहीं कर पाई है, तो कोई बैंड देखने को नहीं मिला है। पहली बात तो ये। तो ए में माइनर चेंज आया है, मतलब ए में मान लीजिए 50% चेंज आया है आफ्टर म्यूटेशन, बी में केवल 10% चेंज आया है, सी में और डी में 100% चेंज देखने को मिला है। समझ गए? अच्छा, इतनी बात समझ आ गई। अब हम इन चारों म्यूटेशन को रिलेट कर लेते हैं। देखो, वैलीन से हम गए एलेनिन पर, वैलीन भी नॉन पोलर अमीनो एसिड है और आपका एलेनिन भी कैसा अमीनो एसिड है? नॉन पोलर। तो अगर नॉन पोलर से नॉन पोलर का ही रिप्लेसमेंट हो गया है तो उसे हमने क्या कहा था? मिस सेंस में जो सिनोनिमस था, मतलब म्यूटेशन भी हो गया और इतना चेंज भी नहीं आया है। तो मतलब वैलीन से अगर एलेनिन जा रहा है तो बहुत कम चेंज देखने को मिलेगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि बी प्रोटीन में शायद यही चेंज हुआ हो? क्योंकि बी प्रोटीन का बैंड ये इंडिकेट कर रहा है कि म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन बहुत कम फर्क देखने को मिला है। तो अगर मैं कहीं किसी प्रोटीन में वैलीन को चेंज कर देती हूं एलेनिन से, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर फंक्शन में खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि हो सकता है बी में ऐसा चेंज आया हो कि बस केवल वैलीन कन्वर्ट हुआ हो एलेनिन में, है ना? तो देखो क्या लिखा है, बी मतलब बी इज ड्यू टू वैलीन टू एलेनिन कन्वर्जन, वैलीन टू एलेनिन, ठीक है। अच्छा, सी देखो, अब बाकी देखिए, ग्लाइसिन कन्वर्ट हो गया प्रोलिन में, कितना ड्रास्टिक चेंज आ सकता है पता है ना आपको? कोई प्रोटीन, किसी प्रोटीन में अगर ग्लाइसिन को हटा करके आप लगा रहे हैं प्रोलिन, तो दोनों के स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है। ग्लाइसिन तो हाईली फ्लेक्सिबल है और आपका प्रोलिन हाईली रिस्ट्रिक्टेड है। तो किसी प्रोटीन में अगर आपने ग्लाइसिन की जगह प्रोलिन लगा दिया है तो उसके फंक्शन में, उसके स्ट्रक्चर में बहुत चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लाइसिन पूरा फ्लेक्सिबल और प्रोलिन पूरा ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सी और डी में से, इन दोनों में से किसी एक में ये चेंज देखने को मिला है कि ग्लाइसिन से प्रोलिन में कन्वर्जन हो गया, क्योंकि ड्रास्टिक है। तो देखो, C इज ड्यू टू, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, C इज ड्यू टू ग्लाइसिन टू प्रोलिन, सही है। आगे देखिए, एक है कि एस्पार्टिक से आप चले गए, एलेनिन से कहां चले गए हैं? एस्पार्टिक में। तो एलेनिन से एस्पार्टिक में आ गए हैं। एलेनिन कैसा है? नॉन पोलर, और एस्पार्टिक कैसा है आपका? पोलर, वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ड्रास्टिक चेंज है यहाँ भी। तो अगर मैंने ग्लाइसिन से प्रोलिन सी के लिए कहा है, तो मतलब डी के लिए हम एलेनिन से एस्पार्टिक कह सकते हैं, क्योंकि ये भी ड्रास्टिक चेंज में आता है। फिर देखो, आइसोल्यूसिन से ल्यूसिन, आपको पता है दोनों ही क्या है? दोनों ही ब्रांच अमीनो एसिड है, दोनों ही नॉन पोलर अमीनो एसिड है। तो इनके चेंज होने से मतलब चेंज तो आएगा ही, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ब्रांच्ड है एज कंपेयर टू ल्यूसिन, बट फिर भी ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा।
तो मैं बोल सकती हूँ कि आइसोल्यूसिन से जो ल्यूसिन में कन्वर्जन है वो ए में हुआ है, इसलिए थोड़ी बहुत एक्टिविटी है, थोड़ी बहुत नहीं है। तो हो गया क्वेश्चन आसान। तो एलेनिन से वैलिन इसमें, ग्लाइसिन से प्रोलिन इसमें, एलेनिन से एस्पार्टेट डी के लिए और आइसोल्यूसिन से ल्यूसिन ए के लिए। तो आई नो क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हार्ड तो हम इसको नहीं कह सकते। बस आपको कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके सोल्व करना आना चाहिए। हालांकि हमने ये पढ़ा है मोल बायो में और ये आपका यूनिट नंबर 13 में है, लेकिन आपको जिस तरह एनटीए कर रहा है ऐसे ही आपको भी अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि कहीं पर अगर आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको भी वो कनेक्ट करने आने चाहिए जैसे वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ कुछ ऐसी बात इस क्वेश्चन में जो आपको ये लग रही हो कि हार्ड है। आंसर ए ही हो जाएगा, बाकी सब में चीजें थोड़ी गलत गलत दी है। बी कह रहा है कि ग्लाइसिन से प्रोलिन, तो अगर ग्लाइसिन से प्रोलिन बी में होता तो वहां बैंड मिलना ही नहीं था, तो ये गलत हो गया। सी में कह रहा है कि डी जो है इज ड्यू टू आइसोल्यूसिन टू ल्यूसिन, लेकिन अगर आइसोल्यूसिन से ल्यूसिन जाता तो थोड़ा बहुत तो बैंड आना चाहिए था, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज नहीं है, यहाँ बिल्कुल ही बैंड नहीं है, मतलब ये भी गलत है। डी में कह रहा है कि सी इज ड्यू टू वी टू ए, मतलब वैलिन से एलेनिन ड्रास्टिक चेंज नहीं है, तो बैंड यहाँ आना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो गया। डन एवरीवन, बताओ बताओ क्वेश्चन के बारे में बताइए, कैसा लगा क्वेश्चन ये। जी बताएंगे। डन, समझ गए, चलो गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी एक वन साइड में देखते ही क्वेश्चन बड़ा लग के आप डर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। देखो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप इसको बिल्कुल अभी पढ़ो और अभी सही आंसर दो, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पर मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करके सोल्व करने का तरीका सीख लीजिए, कि अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप अपने सारे तरीके अप्लाई करके देख सके कि किससे हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो पीवाईक्यूज का यही फायदा है, आपको आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बना है अभी, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन सीखना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो तरीका क्या है। चलो एक बार ट्राई करो, देखो होता है क्या, बाकी फिर मैं बताऊंगी। और रिसेंट का ही क्वेश्चन है आपका, ये जून 2024 का।
चलो ट्राई करते हैं एक बार। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देखने में हार्ड हो सकता है लेकिन मैं आपको बताऊंगी कैसे सोल्व करना है। देखिए, आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया वर आइदर ट्रीटेड विद प्रोटीएज और फर्स्ट ब्रीफली इंक्यूबेटेड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्रायर टू ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज। मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया, उसे एक प्रोटीएज है जो प्रोटीन को तोड़ता है, उससे ट्रीट कर दिया है, लेकिन दो तरीके से। एक तो बस सीधा माइटोकॉन्ड्रिया को निकाला, ट्रीट विद द प्रोटीज, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया को निकाला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा और फिर प्रोटीएज से मैंने ट्रीट किया। दो केस लिए हैं। यहां पर जो प्रोफाइल दी गई है वो दी गई है कि पूरा इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब निकाला और ट्रीट कर दिया प्रोटीएज से। और ये जो पूरी प्रोफाइलिंग है ये उस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए है जिसको पहले मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा और फिर प्रोटीएज से ट्रीट किया है। तो ये दो प्रोफाइल दी है। फिर कहा है द रिएक्शन वाज स्टॉप एंड सैंपल वर प्रोब्ड फॉर द प्रेजेंस। फिर मैंने रिएक्शन को स्टॉप किया, मतलब प्रोटीन, जब मुझे लगा कि प्रोटीएज ने सब कुछ तोड़ दिया होगा, जो भी हम करवाना चाहते हैं वो हो गया है, फिर मैंने उसको सेपरेट किया, ब्लोट किया, और ब्लोट करने के बाद प्रोब डालने शुरू किए। मैंने प्रोब डाले 4 चीजों के लिए, वो रीप्रोबिंग कर करके मैंने 4 प्रोब डाले। एक डाला मैंने MTG2 के लिए, मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ MTG2 है या नहीं है। तो एक तो मैंने इसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए प्रोब डाला। फिर पोरिन के लिए डाला जो कि आउटर मेम्ब्रेन में होता है। साइटोक्रोम सी के लिए डाला जो कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। और KDH के लिए डाला जो कि मैट्रिक्स में होता है। और फिर मैंने वेस्टर्न ब्लोट करके ये सब चीजें डिटेक्ट की हैं। तो मुझे बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ जेल जो ये दिया गया है, MTG2 कहां पर प्रेजेंट है? MTG2 कहां पर प्रेजेंट है? तो एक बात देखो, चारों की लोकेशन आपको दे दी गई है, चारों की लोकेशन दी गई है, साइटोक्रोम सी की भी, पोरिन की भी, KDH की भी, और MTG2 की आपसे पूछी है। तो बस आप दोनों में ये चेक कर लो कहां पर MTG2 के बैंड किसके साथ मैच हो रहे हैं। अगर मैं इस केस में देखती हूं, अगर मैं इस केस में देखूं तो मैंने देखा कि MTG2 के लिए मुझे पूरा बैंड देखने को मिला, साइटोक्रोम सी के लिए मुझे सारे बैंड देखने को मिले, वहां पर पोरिन नहीं है, और KDH के लिए भी बैंड देखने को मिला। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि या तो MTG2 जहां साइटोक्रोम सी है वहां पर है, या फिर जहां KDH है वहां पर है, जहां पोरिन है वहां तो है नहीं। क्योंकि अगर इसके बैंड आ गए हैं और अगर ये पोरिन के साथ होता तो पोरिन के भी बैंड आने चाहिए थे, लेकिन पोरिन के बैंड नहीं आए हैं। इसका मतलब कि जो MTG2 है वो पोरिन के साथ तो नहीं रहता है, या तो वो साइटोक्रोम सी के साथ है या तो वो KDH के साथ है। थोड़ा और कंफर्म करने के लिए मैं यहां आ जाती हूँ। यहां मैंने देखा, यहां से मेरे पास दो ऑप्शन आ गए थे। पोरिन में तो वो है नहीं, मतलब इसके साथ तो वो है नहीं फॉर श्योर, ये तो मैंने कट कर दिया है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो वो साइटोक्रोम सी के साथ है या तो वो KDH के साथ है, क्योंकि जहां जहां इनके बैंड वहीं पर इसके बैंड भी मिले हैं। अब दोनों में से किसी एक के साथ ही होगा, देखते हैं कहां। अब यहां पर देखो, पोरिन तो पहले ही मैं कट कर चुकी हूं, वो तो है नहीं। अब दूसरी प्रोफाइल में मैंने देखा साइटोक्रोम सी भी नहीं है लेकिन MTG2 है, मतलब जहां साइटोक्रोम सी है वहां तो MTG2 नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों साथ साथ होते और इसका अगर बैंड आया है तो इसका बैंड भी आना चाहिए था। अब इसका बैंड नहीं आया, इसका मतलब MTG2 इसके साथ भी नहीं है। तो अब कौन बच गया? अब बच गया मेरा KDH, यानी MTG2 यहां भी KDH के साथ है और यहां भी, मतलब KDH के साथ होने का मतलब दोनों के बैंड मिल रहे हैं। तो इसका मतलब MTG2 KDH जहां है वहां पर है। और KDH कहाँ है? क्वेश्चन में दिया है कि KDH तो मैट्रिक्स में है, तो आपका MTG2 भी कहाँ है? मैट्रिक्स में है।
डन एवरीवन? ये था इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट, ये था इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट। डन एवरीवन? हाँ, डन हो गया। तो देखो, ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। हो सकता है कोई भी इस क्वेश्चन में फंस जाए, वो कुछ भी देखना शुरू कर दे, लेकिन एग्जैक्टली आपको क्या पॉइंट नोट करना है। बैंड, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना आगे कभी कि कुछ का प्रेजेंस दे करके और किसी एक की लोकेशन पूछी है, मतलब 3-4 प्रोटीन का लोकेशन दे दिया और किसी एक का पूछा है, तो अब आपको याद हो जाना चाहिए ये बात कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 4 की लोकेशन दे दी है, किसी 5वें की पूछी है और बैंड की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है, तो मेक श्योर ऐसे ही सोल्व करना है। बैंड चेक करने हैं कि जिसके बारे में पूछा हुआ है उसका बैंड किसके साथ मिल रहा है। जिसके साथ भी मिलेगा मतलब वो उसी के साथ है। डन? चलो गुड। तो आंसर हो गया अपना सी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। अगेन ब्लोटिंग मिक्स किया और क्या मिक्स किया है, सेल बायो मिक्स कर दिया है और मिक्स करके क्वेश्चन दिया है। तो सेल बायो तो आप लोगों ने पढ़ी है और पूरे जी जान से पढ़ी है। चलो फिर उसी कॉन्सेप्ट को याद करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखते हैं हमें कितनी सेल बायो याद है। एक प्रोटीन है जो गोल्गी के अंदर मिलता है और वो डिग्रेड हो जाता है रैपिडली एट द माइटोसिस। मतलब कोई भी एक ऐसा प्रोटीन जो गोल्गी में देखने को मिलता है लेकिन माइटोसिस के दौरान वो डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, गोल्गी को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट फ्रॉम G1 एंड एम फेज। मैंने एक ऐसी गोल्गी निकाली जब हमारा सेल G1 फेज पे है, उस टाइम गोल्गी को मैंने निकाल लिया। फिर एक और सेल जो कि एम फेज में आ गया है, उस टाइम जो गोल्गी है वो मैंने निकाल ली है। तो मैंने गोल्गी को एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट फ्रॉम G1 एंड एम फेज सेल ट्रीटेड विद द डी-यूबीक्विटिनेशन इनहिबिटर। तो मैंने दोनों गोल्गी को निकाल लिया, एक ऐसा जो G1 वाला है और एक ऐसा जो M वाला है। ठीक, अब उन दोनों को मैंने ट्रीट किया है एक इनहिबिटर से। देखना कितना स्पेशल तरीके से दिया हुआ है, डी-यूबीक्विटिनेशन इनहिबिटर। मतलब ऐसा इनहिबिटर जो यूबीक्विटिन को ऐड करने से रोकता है, जो उसको रोक दे। समझे क्या? देखो इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा बताती हूँ। इसमें ये जो नाम दिया है इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। क्या लिखा है, हमने डी-यूबीक्विटिनेशन इनहिबिटर दिया है, मतलब मेरा कोई भी एक प्रोटीन है उस पर यूबीक्विटिन ऐड हो जाता है। ठीक, अगर मैं यहां पर डालती हूं यूबीक्विटिनेशन इनहिबिटर, तो इसका मतलब यहां पर यूबीक्विटिन ऐड नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने क्या दिया है अपने सैंपल में, डी-यूबीक्विटिन इनहिबिटर। डी-यूबीक्विटिन इनहिबिटर मतलब मोटा मोटा मतलब ये है कि मेरे प्रोटीन पर आराम से यूबीक्विटिन ऐड होगा। मैंने उनको रुकवा दिया है जो यूबीक्विटिन को ऐड नहीं करने देते। मैंने किनको रुकवा दिया है, जो यूबीक्विटिन को ऐड नहीं करने देते। मतलब जो यूबीक्विटिन इनहिबिटर है मैंने इसको रोक दिया है। कैसे? डी यूबीक्विटिन इनहिबिटर डाल करके मैंने उसको रोक दिया है जो यूबीक्विटिन के इनहिबिटर है। मतलब मेरे प्रोटीन पर यूबीक्विटिन लगेगा। बात बस ये है, सीधी सीधी नहीं बोली गई है, घुमा करके बोल रहे हैं। सीधा ऐसे बोल सकते थे कि हमने ऐसी चीजें डाली हैं जो मतलब यूबीक्विटिन को रोकेंगी नहीं। ठीक, अच्छा आगे देखो, वर ट्रीटेड विद अ ग्लाइकोसाइडेज। मैंने फिर उन दोनों गोल्गी को ग्लाइकोसाइडेज एक ऐसा एंजाइम जो ग्लूकोज वाले पार्ट को तोड़ देता है, तो मैंने ग्लाइकोसाइडेज से उसको ट्रीट किया। फिर वेस्टर्न ब्लोटिंग की बाय यूजिंग द एंटीबॉडीज फॉर दिस प्रोटीन। द फॉलोइंग पैटर्न वाज ऑब्टेन्ड। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द डेटा। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा
कौन सी ऐसी बात है जो मैं इस डेटा से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती हूँ। ठीक, तो वैसे तो यहां से बहुत सारी बातें निकल सकती हैं, लेकिन हमें केवल ऑप्शन के थ्रू जाना है। पहले एक बार बेसिक सा पैटर्न देख लेते हैं कि मिला कैसे है। देखो G1 वाली गोल्गी है और ये M1 वाली मतलब M वाली गोल्गी है। G1 में जो प्रोटीन है, मतलब G1 में गोल्गी जो है उसमें जो प्रोटीन है उसको मैंने ग्लाइकोसाइडेज से ट्रीट नहीं किया और एक में ट्रीट कर दिया है। जिसमें मैंने ट्रीट नहीं किया बैंड मिला है लेकिन थोड़ा अबव, और जिसमें मैंने ग्लाइकोसाइडेज डाला है वहां मुझे प्रोटीन मिला है लेकिन थोड़ा बैंड नीचे आया है। ठीक, लेकिन एम फेज में भी मैंने सेम केस रखा कि मैंने ग्लाइकोसाइडेज नहीं दिया तो बैंड तो सेम यहीं पर है लेकिन थोड़ा स्मेयर करके बैंड आ रहा है, और इस केस में मैंने ग्लाइकोसाइडेज दिया है तो बैंड तो लगभग यही, लेकिन वो बैंड जो है थोड़ा स्मीयर करके आ रहा है, मतलब इस तरीके से आ रहा है। तो आप क्या इंटरप्रेट करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। आप क्या इंटरप्रेट करेंगे? हाँ चलो देखो मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। मैंने यहां ग्लाइकोसाइडेज नहीं दिया, तो एक प्रोटीन है मेरे पास, एक प्रोटीन है, ये देखो इस पर लगा है कार्बोहाइड्रेट। इसे मान लेते हैं कि मैंने लगा दिया यहां कार्ब्स। ठीक, और ग्लाइकोसाइडेज नहीं दिया तो क्या ये हटेगा यहां से? बोलो, अगर मैं ग्लाइकोसाइडेज नहीं दे रही हूं क्या इस प्रोटीन से ये हट जाएगा? नहीं हटेगा। तो मान लो इसका साइज सब कुछ मिलाकर के, पूरा ये भी मिलाकर के मान लेते हैं इसका साइज जो है वो 70 किलो डाल्टन है। ठीक है, हाँ जब मैंने ग्लाइकोसाइडेज दिया तो ये हट जाएगा क्योंकि ग्लाइकोसाइडेज आके कार्बोहाइड्रेट को हटाएगा। हटने के बाद मेरा प्रोटीन बस ऐसे रह जाएगा विदाउट कार्बोहाइड्रेट। तो साइज तो कम होगा ना, क्योंकि इसकी वजह से भी कुछ साइज है, लेकिन जैसे कार्बोहाइड्रेट हटेगा, कौन हटाएगा? ग्लाइकोसाइडेज। तो मेरे प्रोटीन का साइज जो है कम हो जाएगा, और लगभग कितना कम दिखाया है? लगभग दिखाया है आपको 45 के आसपास। तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं ऐसा ही हुआ है कि जीवन में जो गोल्गी है ग्लाइकोसाइडेज नहीं दिया तो ऐसी कंडीशन बनी और दिया तो ऐसी। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, द प्रोटीन इज ग्लाइकोसाइलेटेड इन G1 एंड एम फेज। क्योंकि एम फेज में भी बैंड तो मुझे इसी पैटर्न में मिल रहे हैं ना। अगर ग्लाइकोसाइडेज नहीं दिया तो बैंड यहां है, और ग्लाइकोसाइडेज दिया है तो बैंड यहां है। हालांकि ये जो बैंड है थोड़े अलग होके आ रहे हैं, बताऊंगी इसका कारण भी क्या है, लेकिन है तो इतना ही डिफरेंस ना जितना यहाँ पर है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो प्रोटीन है वो चाहे G1 में हो चाहे M में हो, दोनों में ग्लाइकोसाइलेटेड है। हम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ग्लाइकोसाइडेज दे रहे हैं तो साइज छोटा हो जाता है, नहीं दे रहे हैं तो साइज बढ़ा रहता है। ऐसे ही एम फेज में भी हो रहा है। तो ये बात तो हम बोल सकते हैं ना कि प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेटेड है G1 में भी और एम फेज में भी। तो ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन सी बात मैं नहीं क्लेम कर सकती, तो ये तो मैं कह सकती हूँ कि ऐसा हुआ है। तो ये अपना आंसर, बात तो सही है लेकिन आंसर नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं, द प्रोटीन इज ग्लाइकोसाइलेटेड एंड यूबिक्यूटिनेटेड इन द एम फेज। हाँ अभी समझो इस बात को। ऐसे बैंड आपको कब देखने को मिलेंगे? हमेशा याद रखिएगा, नोट भी कर लेना इसको अपने शॉर्ट नोट्स में। ऐसे बैंड कब देखने को मिलते हैं? इन बैंड्स को स्मीयर बैंड बोलते हैं, SMEAR, स्मीयर बैंड। ऐसा बैंड आपको कब देखने को मिलता है? जब आपका प्रोटीन सेपरेशन के दौरान डिग्रेड हो गया है। अब वजह कुछ भी रही हो, अगर आपका प्रोटीन डिग्रेड हुआ है, डीनेचर नहीं, डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब कि वो अलग अलग कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है,
जैसे मान लीजिए इतना बड़ा प्रोटीन था, अब वो टूट टूट करके बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तब जाकर आपको ऐसा बैंड मिलता है। देखो क्यों मिलेगा, क्योंकि वो अब पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, अलग अलग फ्रेगमेंट बन गए हैं। तो कुछ फ्रेगमेंट यहाँ आएंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो ऐसे करके आपको प्रोटीन मिलेगा। ऐसे डीएनए के केस में है, ऐसे ही आपके आरएनए के, ऐसे ही प्रोटीन के केस में है। अगर ऐसे बैंड मिलते हैं, तो ऐसे बैंड मिलने का मतलब है कि आपका डीएनए या आरएनए या प्रोटीन डिग्रेड हुए हैं। डिग्रेड मतलब उनकी जो मेन बैकबोन है ना, वो ही टूट गई है। ठीक, तो ऐसा कब हो सकता है, मुझे अगर यहाँ पर ऐसे बैंड मिल रहे हैं तो इसका मतलब है एम फेज में मेरे प्रोटीन पर यूबी क्यूटिनेशन लगा है, जिससे उसका डिग्रेडेशन हो गया है। तो ये बात मैं कह सकती हूँ ना कि एम फेज में मेरा प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेटेड तो है। क्यों है, क्योंकि मैं अगर ये नहीं दे रही हूं तो बैंड यहां है, और दे रही हूं तो बैंड यहां है, मतलब ग्लाइकोसाइलेटेड भी है। लेकिन ऐसे बैंड आने की वजह से मैं ये भी कहूंगी कि वो यूबी क्यूटिनेटेड भी है। तो मैं ये बात भी कह सकती हूँ। सी में क्या लिखा है, प्रोटीन एम फेज में यूबी क्यूटिनेटेड तो है लेकिन ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे दोनों बैंड या तो यहीं से शुरू होने चाहिए थे, या तो वो यहीं से शुरू होने चाहिए थे। हम ये बात तो वैसे पहले भी कह चुके हैं कि ग्लाइकोसाइलेटेड है, तो सी बात तो गलत हो गई। अच्छा डी देख लो, द प्रोटीन इज नॉट यूबीक्यूटिनेटेड इन द जीवन फेज। जो प्रोटीन है वो जीवन फेज में यूबीक्यूटिनेटेड नहीं हुआ है। जी बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर होता तो हमें यहां भी ऐसे ही बैंड मिलने चाहिए थे। मुझे अगर यहाँ ऐसे बैंड नहीं मिले हैं, मतलब जीवन फेज में उस प्रोटीन पर यूबिक्यूटिनेशन नहीं लगता है। डन। तो ये बात हम नहीं कह सकते, सी नहीं कह सकते। और हमसे पूछा भी क्या है, क्या नहीं कह सकते, तो सी इज द राइट आंसर। मुझे बड़ा मजेदार क्वेश्चन लगा ये, क्योंकि थोड़ा बस समझने की बात है। अगेन कोई हार्ड कोर कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बस ये है कि आप कितना अपने दिमाग को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। डन, समझ आ गया सभी को, बताएं फटाफट बोलेंगे, बताइए। मजेदार है ना क्वेश्चन, डर तो नहीं रहे हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो डरना नहीं है, इतनी हिम्मत के साथ आप इस यूनिट को पढ़ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है इसी हिम्मत से आप क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करके चल रही हूं कि बहुत से ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो इस क्लास को देख रहे हैं, और हो सकता है क्वेश्चन ना सोल्व हो रहे हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी क्वेश्चन को करने से पहले समझना होता है। आप समझ रहे हैं मतलब आप धीरे धीरे चल रहे हैं आगे। ठीक है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिलहाल बस समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है आपका, हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको खुद ट्राई करेंगे एक बार। 2 मिनट दे रही हूं मैं, इसको खुद ट्राई करेंगे। 2016 का क्वेश्चन है। इसमें क्या डाउट है मोहन? डी, यूबिक्यूटिनेशन इनिबिटर।
ये क्या किया है इसमें, यूनिट नंबर 4 और आपकी 13 मिक्स कर दी है। हो गया? डन? चलो बढ़िया। बाकी कुछ अभी भी डाउट है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। देखो देखो इसमें क्या कहा है, मतलब ये भी मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के करेंगे तो। एक ना सेलुलर इवेंट है जिसमें टोर जो है, टोर क्या है, एक काइनेज है जो आरआरएनए की सिंथेसिस के रेट को पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। क्या करके? जो टोर है वो एसोसिएट करवाता है पोल 1 और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। मेरा जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है, जो आरआरएनए बनाता है, उसको वो जोड़ देता है किसके साथ? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की। क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का होना जरूरी है, तभी तो ये काम कर पाएगा। तो ये टोर क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को पोल 1 की सब यूनिट के साथ एसोसिएट कर देता है ताकि पोल 1 काम करे, आरआरएनए बनाए। जब लेकिन टोर को, ये जो टोर हमारी इतनी मदद कर रहा है, इस टोर को एक ड्रग है, ड्रग का नाम है रेपामाइसिन। तो रेपामाइसिन इस टोर को इनिबिट कर देता है। अब देखो टोर ने क्या किया है, टोर ने इन दोनों को कनेक्ट करवाया है। लेकिन अगर टोर को ही रोक दिया जाए, अगर टोर को ही रोक दिया जाए तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कनेक्ट नहीं हो पाएगा और आरआरएनए नहीं बनेगा, आरआरएनए नहीं बनेगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन आगे भी है कि एक ईस्ट हमने तैयार की, उस ईस्ट को हमने इंजीनियर कर दिया है, उसमें ऐसे चेंज किए हैं। क्या चेंज किया? विच एक्सप्रेस अ फ्यूजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड पोल 1 सब यूनिट। इसने क्या किया, मतलब हमने क्या किया, इस ईस्ट के अंदर ये वाला जो कनेक्शन है, ये ऑलरेडी पहले तो क्या था कि आरएनए पोल 1 अलग था और आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अलग था। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया किसने? टोर ने। इन दोनों को आपस में जोड़ा टोर ने। लेकिन हमने अपनी जो ईस्ट बनाई है, इंजीनियर की है, उसमें हमने इन दोनों को पहले जोड़ दिया है ऑलरेडी। हम डिपेंड ही नहीं है अब कि टोर आएगा, इनको जोड़ेगा तब काम होगा। हमने ऐसा चेंज किया कि इन दोनों को पहले ही फ्यूज कर दिया है। So each strain is engineered which express a fusion of the transcription factor and the pol 1 subunit. The level of rRNA synthesis is monitored in these cells using the pulse labeling following rapamycin addition for the time indicate below. अब मैंने ऐसी ईस्ट के लिए रेपामाइसिन डाला और फिर टेस्ट किया कि देखते हैं आरआरएनए की सिंथेसिस पर क्या फर्क देखने को मिलेगा। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोफाइल है, जब हमारा आरआरएनए बिल्कुल वाइल्ड टाइप है तो इस तरीके से वो दिखाई देता था। मतलब जब वो वाइल्ड टाइप है तो कुछ ऐसा केस हमें देखने को मिलता था,
स्टार्टिंग में वो ज्यादा, फिर कम और फिर कम हो गया है, लेकिन इंजीनियर्ड कर दिया है। अब देखो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं, अब इन्हें कुछ नहीं मतलब है कि टोर है या नहीं है, क्योंकि ये तो आपस में कनेक्टेड ही हो गए हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज एक्टिव हो गया है, क्योंकि पहले तो ये था कि टोर एक्टिव होगा, टोर आके इन दोनों को जोड़ेगा तब आरएनए बनेगा। लेकिन अब क्या है कि टोर हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं है। अब आप रैपामाइसिन भी दे रहे हैं और चलो वो आकर के टोर को इनिबिट भी कर देता है, हमें टोर से मतलब ही नहीं है, अब तो हम कनेक्ट ही हो गए हैं ना बिल्कुल साथ में। तो अब जो देखने को मिलेगा आपको वो कैसा होगा, परमानेंटली एक्टिव रहेगा। सो आइडेंटिफाई द पैटर्न एक्सपेक्टेड इन द इंजीनियर्ड स्ट्रेन, वो अब ऑन ही रहेगा, चाहे टोर हो या ना हो, चाहे रैपामाइसिन हो या नहीं हो, हमें नहीं फर्क पड़ता है। हम ऐसे कनेक्टेड हो गए हैं एक दूसरे से कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता, और वहां ढेर सारा आरआरएनए बनता ही रहेगा। समझ गए? सो सेकंड इज द राइट आंसर, है ना? बोलो। हाँ अच्छा, वन कब होता? वन कब होता? यदि मैं रैपामाइसिन नहीं दे रही हूं। अगर मैं रैपामाइसिन नहीं दे रही हूं तो मतलब चीजें वाइल्ड टाइप है ना, वाइल्ड टाइप है तो ये रहता। ठीक है, और ऐसा प्रोफाइल और कब आ सकता था? अगर मैं टोर में चेंज कर दूं, अगर मैं टोर में ऐसा चेंज कर दूं कि वो आकर के रैपामाइसिन मतलब उसे आकर के वो इनएक्टिव ना कर पाए। अगर टोर को मैं ऐसा चेंज करूं कि रैपामाइसिन उसको आकर के इनिबिट ना कर पाए, तब भी आपको ऐसी प्रोफाइल मिल सकती थी, क्योंकि टोर को अब कोई फर्क नहीं पड़ता रैपामाइसिन है या नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर वो खुद एक्टिव है तो वो उनको एक्टिव कराएगा, और ये प्रोफाइल मिलेगी, नहीं एक्टिव है तो दूसरी प्रोफाइल मिलेगी। डन? क्योंकि हमने ऐसा चेंज किया है अपनी ईस्ट के अंदर जो कि परमानेंटली अब वो एक्टिव हो गई है। डन? तो पैटर्न जो है सेकंड मिलेगा, ना कि वन, ना कि थर्ड। चलो आगे देखो नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये और भी मजेदार है। सारे हो गए हैं? हाँ, ये क्वेश्चन आपका जून 2024 का है। ये क्वेश्चन और भी आसान है, मतलब आपको लगेगा कि खोदा पहाड़ और निकली चुइयां, इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर कुछ भी नहीं। चलो पढ़ लो एक बार, पढ़ो पढ़ो एक बार, या फिर चलो मैं मदद कर देती हूँ, पढ़ने में मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ। वाइल्ड टाइप है विद नो फ्यूजन एंड रैपामाइसिन, इसमें कैसा आएगा? अच्छा, अगर वाइल्ड टाइप है लेकिन दोनों का फ्यूजन नहीं हुआ है और रैपामाइसिन भी नहीं है, देखो इस केस में क्या होगा कि अगर रैपामाइसिन नहीं है, अगर रैपामाइसिन नहीं है और टोर हमारा एक्टिव है, तो वहां पर आपको बैंड दिखाई देगा। और अगर रैपामाइसिन तो है ही नहीं, टोर अगर इनएक्टिव है, क्योंकि देखो टोर भी तो कब एक्टिव होगा, ये जो टोर है, ये सारे जो काइनेज होते हैं ये भी एक सिग्नलिंग के तहत एक्टिव होते हैं। तो अगर टोर एक्टिव है, अगर तुमने जो कंडीशन बताई है उसमें डिपेंड करेगा टोर एक्टिव है या नहीं। टोर एक्टिव है तो बैंड मिलेगा, मतलब अपना आरआरएनए बनेगा, और टोर अगर खुद इनएक्टिव है तो फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और फिर कोई बैंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन दे के रखेगा तो कंडीशन बताएगा आपको कि एक केस में टोर एक्टिव है, एक केस में टोर एक्टिव नहीं है, तो बताइए कैसा बैंड है, तो अकॉर्डिंगली आप बताएंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो प्रोटीन ए है वो बाइंड करता है जीन बी, एक हेला सेल है उसके अंदर जीन बी है, उस जीन बी से जो एमआरएनए बनता है उस एमआरएनए से हमारा प्रोटीन ए बाइंड करता है ना,
और क्या बनाता है, मतलब जब प्रोटीन ए mRNA, मतलब प्रोटीन ए मीडिएट द फॉर्मेशन ऑफ mRNA एंड प्रोटीन पार्टिकल्स, mRNP यानी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ये बना देता है। फिर से देखो, प्रोटीन ए बाइंड करता है जीन बी के mRNA से, प्रोटीन ए बाइंड द mRNA फॉर जीन बी, ठीक है, एंड प्रोटीन ए मीडिएट करता है फॉर्मेशन ऑफ mRNA एंड प्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। द एडिशन ऑफ अ केमिकल, लेकिन यदि मैं वहां एक केमिकल है जिसका नाम सी है, उस सी केमिकल को अगर ऐड कर देती हूं तो वो मेरे mRNA को डिसरप्ट कर देता है, तोड़ देता है, और इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो आपने वेस्टर्न ब्लोट किया, नदन ब्लोट भी किया एंड इसको दिखाया हुआ है। फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट, मतलब यहां से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है। तो इस डेटा में बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन मेक श्योर आपको अपने क्वेश्चन पर फोकस करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेटमेंट में क्या दिया है, वो बात अगर सही है तो टिक करो, नहीं है तो गलत करके आगे बढ़ जाओ। पूरी चीजें हमें नहीं पढ़नी होती हैं, ये सब कुछ देखने के बाद फिर स्टेटमेंट पर जाकर उसके हिसाब से पढ़ना होता है। तो एक बार इनको देख लेते हैं, पहले दिया क्या क्या है। तो यहाँ वेस्टर्न ब्लोट दिया है ए के लिए। ए क्या है, ये जो प्रोटीन ए है ना, उसका वेस्टर्न ब्लोट दिया है, मतलब उस प्रोटीन ए की प्रोफाइलिंग दी है। तो यहाँ कहा है कि हेला सेल है, जब तक मैंने उसको सी से ट्रीट नहीं किया। अच्छा, सी क्या करता है, सी क्या करेगा, जो उसका mRNA है उसको डिसरप्ट कर देगा, ठीक है। तो मैंने हेला सेल रखा बिल्कुल नॉर्मल, और उसमें बैंड देखने को मिला है मुझे एंटी ए यूज करके, मतलब एंटीबॉडीज ए के लिए यूज करके मुझे बैंड मिल गया है। और हेला सेल को मैंने सी से ट्रीट किया है, तब भी मुझे ये बैंड मिला है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन की प्रोफाइलिंग देख रहे हैं ना, जो सी है वो mRNA को डिग्रेड करते हैं, लेकिन ये तो वेस्टर्न ब्लोटिंग है, यहाँ हम प्रोटीन की प्रोफाइलिंग देख रहे हैं, तो मुझे बैंड मिला है। ऐसे ही एंटी GAPDH दिखाया गया है। ये क्या होता है, ये आपको कंट्रोल में दिखा रहा है कि अगर कुछ नहीं ऐड करने पर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। अभी सेकंड देखो, यहाँ वेस्टर्न ब्लोट है बी के लिए, जो बी है, क्योंकि बी यहाँ जीन की बात की है, लेकिन ये जो ब्लोट दिया है ये आपको प्रोटीन के लिए, क्योंकि वेस्टर्न ब्लोट है। तो ये हेला सेल है और ये ट्रीटेड विद सी है, दोनों में आपको बैंड मिलेगा। अब देखो, बैंड मिला है सी के बाद ट्रीट करने के लिए भी, और यहाँ भी बैंड मिला है। अब देखो, नदन ब्लोटिंग किया मैंने RNA पुल डाउन विद ए, जब मेरा RNA प्रोटीन के साथ कनेक्ट हो गया है उस टाइम पर कैसा ब्लोट मिला है, यहां पर दिया है। यहां भी आपको चारों बैंड देखने को मिल रहे हैं, मतलब सारी प्रोफाइलिंग बिल्कुल सेम है, चाहे सी हो चाहे ना हो। अब देखते हैं क्या केस बन सकता है। सो mRNP disruption does not affect the interaction of protein A and transcript B or the translation of transcript B। ये कह रहा है कि जो mRNA का डिसरप्शन है, मान लीजिए अगर सी ने मेरे mRNA को डिसरप्ट कर भी दिया है, मान लीजिए, लेकिन ये डिसरप्शन प्रोटीन ए का जो mRNA बी है, ट्रांसक्रिप्ट बी है, उसके साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको वो अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, और ना ही वो ट्रांसक्रिप्ट बी के ट्रांसलेशन को अफेक्ट कर पा रहा है। तो क्या ये बात आप नहीं कह पाओगे? देखो, खुद देखो एक बार, अगर आपको सारे बैंड मिल रहे हैं, जैसे मैं थोड़ा समझा देती हूँ, मान लीजिए अगर सी के आने से mRNA डिसरप्ट होता है ना, तो यहाँ सी पर ट्रीट करने के बाद मुझे बैंड नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि सी से ट्रीट करने के बाद अपना mRNA तो डिसरप्ट हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ बैंड मिल रहा है। ये क्या इंडिकेशन देता है कि mRNA अगर डिसरप्ट हो भी गया है, तब भी प्रोटीन ए का ट्रांसक्रिप्ट बी के साथ जो इंटरेक्शन है वो अफेक्ट नहीं हुआ है, और ना ही उसका ट्रांसलेशन अफेक्ट हुआ है। देखो, मुझे यहाँ भी बैंड मिल रहा है,
वेस्टर्न ब्लोट ऑफ बी क्या बताता है? प्रोटीन का प्रोफाइल। सी की बात, सी से ट्रीट करने के बाद भी मुझे यहाँ प्रोटीन की प्रोफाइल मिल रही है, तो उसका मतलब ट्रांसलेशन भी हुआ है। और अगर मुझे यहाँ मिल रहा है तो इसका मतलब दोनों का इंटरेक्शन भी हुआ है। तो इसका मतलब है एमआरएनए डिसरप्शन होने के बाद भी वो प्रोटीन ए ट्रांसक्रिप्ट बी के इंटरेक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है और ना ही उसके ट्रांसलेशन को रोक रहा है। तो पहला ही आंसर सही है। अच्छा, और पढ़ लेते हैं। mRNA disruption inhibit protein A interaction with transcript B but not the translation of transcript B। अगर ऐसा होता तो मुझे यहाँ बैंड नहीं मिलना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो मुझे यहाँ नहीं बैंड मिलना चाहिए था ना, लेकिन मिल रहा है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, आगे देखो। mRNA का जो डिसरप्शन है वो प्रोटीन ए और ट्रांसक्रिप्ट बी के इंटरेक्शन को अफेक्ट नहीं करता, चलो ठीक है, लेकिन ट्रांसलेशन को अफेक्ट करता है। अगर ऐसा होता तो मुझे यहाँ बैंड नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है, तो मतलब ऐसा नहीं हुआ है। एमआरएनए का डिसरप्शन प्रमोट करता है प्रोटीन ए के इंटरेक्शन को ट्रांसक्रिप्ट बी के साथ एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट बी। अब ये बात हम नहीं कह सकते क्योंकि खुद इसमें लिखा है, खुद इसमें लिखा है कि जो केमिकल सी है वो डिसरप्ट करता है एमआरएनए को। अब वो इनके इंटरेक्शन को स्टिमुलेट करेगा या नहीं, ये हमें डेटा में नहीं दिया है। तो अपना आंसर एक्यूरेट अगर आंसर माना जाए तो आपका ए है, 1 है। डन एवरीवन? जी बताएंगे, आया क्वेश्चन समझ? बोलो बोलो, समझ गए हो? तो ये आपका रिसेंट का ही क्वेश्चन है, तो बैंड को देख करके, बैंड को देख करके समझना है। थर्ड ऑप्शन मैं रिपीट करूं, देखो। mRNA disruption does not affect the interaction of protein A and transcript B। मतलब mRNA का डिसरप्शन हो गया है लेकिन उससे प्रोटीन ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो अफेक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ बैंड मिला है। लेकिन ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बी अफेक्ट हुआ है। देखो, अगर ऐसा होता तो मुझे यहाँ बैंड नहीं मिलना चाहिए था ना। अगर ट्रांसक्रिप्ट बी का ट्रांसलेशन अफेक्ट हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ बैंड नहीं मिलना चाहिए था। यहाँ बैंड मिलने का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्ट बी का ट्रांसलेशन भी हो रहा है, जो ए है वो भी है, दोनों आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं। इवन सी से ट्रीट करने के बाद भी ऐसा हो रहा है, मतलब इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। डन? चलो ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए नेक्स्ट। चलो, एक ये क्वेश्चन है आपका, इसे एक बार खुद से ट्राई करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी ट्राई करने हैं। एक तो ये क्वेश्चन ट्राई करना। आगे देखिए नेक्स्ट। एक ये क्वेश्चन है कैडल सीक्वेंस से ही, मतलब अगेन सेल बायो और आपका ब्लोटिंग यूनिट नंबर 13 मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है, ये ट्राई करना है। एक क्वेश्चन देखिए, ये है, ये आपका यूनिट नंबर 4, जिसमें आपने जैक स्टेट पाथवे पढ़ा होगा, है ना, एपोप्टोसिस पढ़ा होगा, और यूनिट नंबर 13 मिक्स कर दी है। तो बस इस क्वेश्चन में ये है कि एक एंटी कैंसर ड्रग है, अगर आप वो ड्रग नहीं दे रहे हैं तो इन सब का जो प्रेजेंस एब्सेंस है वो आप बैंड से देखेंगे कि ड्रग अगर नहीं है तो कौन ज्यादा है कौन कम है, और अगर आप ड्रग दे रहे हैं, अगर आप ड्रग दे रहे हैं तो कौन यहां से ज्यादा हो गया है और कौन यहां से कम हो गया है। आप बैंड देख करके फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे और फिर अपना सही आंसर बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे इसको भी। ऐसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन भी है, यहाँ भी यूनिट नंबर 4 और आपकी यूनिट नंबर 13 मिक्स कर दी है। यहाँ भी वही केस है आपका, जो एपोप्टोसिस आप पढ़ते हैं ना, FADD पढ़ते हैं, है ना, बैक्स पढ़ते हैं, और आपका P53 जो कैंसर में आता है वो पढ़ते हैं, है ना, क्लीव्ड कैस्पेज 9 है, 8 है, 3 है, ये सब पढ़ते हैं। तो अगेन ये भी एपोप्टोसिस का भी और कैंसर का मिक्स कर दिया है यूनिट नंबर 13 के साथ। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है।
अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक बार ये जब हम आरडीएनए पढ़ेंगे ना तब एक बार और बता दूंगी, क्योंकि इसमें कुछ टर्म दी गई है आरडीएनए की। हालांकि अगेन टर्म दी है, बस क्वेश्चन से कोई रिलेशन है नहीं। ट्राई कर लेना, बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं बताऊंगी। तो 4 क्वेश्चन है, 1 आपका, 2 और 3 और 4 और 5 क्वेश्चन है। ये ट्राई कीजिएगा जरूर, समय निकाल के बैठिएगा, इनमें दिमाग लगाइएगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनने शुरू होंगे। ठीक है। मैम टेक्निक के साथ कौन कौन सी यूनिट अटैच रहती हैं? स्टार्टिंग की 4 तो जरूर है कोमल, बायोकेमिस्ट्री, आपकी सेल बायो, मोल बायो और यूनिट नंबर 4 यानी सेल सिग्नलिंग। 13 के साथ बहुत ज्यादा मिक्स की जाती हैं। देखो इकोलॉजी इवोल्यूशन ज्यादा मिक्स वो नहीं कर सकते, 12 लगभग मिक्स रहती है 13 के साथ। फिर बच गई आपकी प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो और डेव बायो, ये अब तक तो मिक्स हुई नहीं है, आगे कुछ नहीं पता उनका कब मिक्स कर दे वो, अब की बार सरप्राइज दे। और प्लांट फिजियो और जेनेटिक्स तो मिक्स होता ही है, जेनेटिक्स भी मिक्स होता है। तो अगर देखा जाए तो सब में लगे पड़े हैं घुसाने के लिए। पता है ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोग डर जाते हैं, उन्हें पता है कि आप लोग डर जाते हैं, ऐसा वो कर रहे हैं कि डर तो जाते ही हैं ये, ऐसे ऐसे बैंड देख के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। तो एक काम करो ना, सब में घुसा दो इसको, फिर वो सब डर जाएंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, सारे फेल हो जाएंगे, तो जो है इतनी भीड़ भड़ाका नहीं मचेगा फिर। ठीक है, ऐसा करते हैं वो। लेकिन अब आप लोग भी होशियार हो गए हैं, 30 यूनिट पढ़ रहे हैं, तो आप डरने वाले हैं नहीं, मुझे पूरा यकीन है। इन क्वेश्चंस को ध्यान से आप पढ़ेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन भी आप लोगों से बनेंगे। ठीक है। हाँ, छुट्टी के बारे में बता दिया जाएगा जल्दी ही। अभी संडे तक तो लगातार क्लासेस हैं ही आप लोगों की। चलो फिर चलते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। स्पेशली आज रखा था क्वेश्चन के लिए ही, ताकि आपको इंट्रोड्यूस कर सकूं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं होता है बल्कि इनको करना होता है। ठीक है, शाम से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और अपनी यूनिट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ओके। अच्छा स्केड्यूल, हाँ ठीक है देती हूँ। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स तो आज कुछ खास नहीं है सलोनी, लगभग क्वेश्चन ही है तुम्हारे, लगभग क्वेश्चन ही है, तो वो सारे ही क्वेश्चन ही करके देखेंगे। शॉर्ट नोट्स में जो भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सारी लिखनी है। ओके। चलो ठीक है। शॉर्ट नोट्स में जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं तुम्हें आज, स्पेशली आज की जो है वो सारी लिखनी है, और बाकी तो क्वेश्चन है ही। चलो फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे, तब तक सब अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।